बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता है कि हम पीटी 365 इकोनॉमी को कवर कर रहे थे और जिसके हमने लगभग 6 पार्ट को कवर कर लिया है। आज हमारा 7th पार्ट है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैम, बताओ तो ज़रा। तो आज हम जो पढ़ेंगे उसके बाद में हमें फुल ऑन पूरे एक बिजनेसमैन वाली फीलिंग आने वाली है, हमें टाटा अंबानी जैसी फीलिंग आने वाली है। ऐसा हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा मैम, ऐसी फीलिंग आएगी, इतना अमीर हो जाएंगे हम? क्या नहीं, पढ़ने से तो अमीर नहीं हो जाएंगे इतना, लेकिन हाँ हमें फीलिंग इसलिए आएगी क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में, सर्विसेज के बारे में। और हम ट्राई ज़रूर करेंगे कि आज हो सकता है कि हमारा जो पीटी 365 इकोनॉमी है वो कवर हो जाए, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। भाई बहुत दिन हो गए यही चले पड़ी है, इकोनॉमी का ही पीटी 365 चला पड़ा है और हम पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं इकोनॉमी को। तो हम अब जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे और जो नेक्स्ट पीटी 365 आ चुकी है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज इसको कंप्लीट करने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगा देंगे कि ये कवर हो जाए। भी बहुत लेंदी है और इसको समझना भी बहुत आसान नहीं है, इसीलिए हमें इसको समझने में भी मेहनत लगती है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, इसीलिए इसको इज्जत देते हुए हम इसको कवर करेंगे। तो फिर तैयार है ना हम? चलो अब हम तैयार हैं कि हम एक फुल ऑन बिजनेसमैन वाली फीलिंग को फील कर सकें। ठीक है, तो ठीक है फिर फील करते हैं इसको, पढ़ते हैं इंडस्ट्री के बारे में, देखते हैं भाई हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें क्या चल रहा है, भाई कौन कौन से रूल आ गए, कौन कौन से रेगुलेशन आ गई है, क्या क्या हमारी जो इंडस्ट्री है उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, कहाँ पे लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ जानने वाले हैं। ओके, जानेंगे। लेकिन हमारा जो पहला टॉपिक है पहले उसके बारे में भी तो बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री एंड एसोसिएटेड डेवलपमेंट्स में पहला जो हम देखने वाले हैं, कौन से एरिया को देखेंगे, कौन सी बिजनेस को पहले हम देखने वाले हैं। सपोज करो आप मान कर चलो कि आपके बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। भाई आपकी जो है ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, आपका ज्वेलरी है उसका भी बिजनेस चल रहा है, रिसोर्सेज का भी बिजनेस चल रहा है, आपका फूड का भी बिजनेस चल रहा है, आपकी माइनिंग भी हो रही है, आप बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मान कर चलो। तो अब हम आगे देखते रहेंगे कि हमारे कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं। पहला हमारा जो बिजनेस चल रहा है ना वो चल रहा है माइनिंग का। अच्छा जी, बहुत सारी हमारी जो है माइनिंग की बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, हमारा बिजनेस चल रहा है, माइनिंग हो रही है। जैसे कि आप माइनिंग का नाम सुनते हैं हमें सबसे पहले तो केजीएफ जो है याद आ जाती है। हाँ जी, आ जाती है याद। लेकिन केजीएफ तो गोल्ड से रिलेटेड हो गई अपनी, लेकिन माइनिंग सिर्फ गोल्ड की ही थोड़ी होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज की होती है। तो हम मान कर चल रहे कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत तरीके के बिजनेस हमारे चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइनिंग वाले जो आपका फैक्टर है, माइनिंग वाला सेक्टर जो है आपका, उसमें क्या क्या हो रहा है, चलो देख लेते हैं भाई। अच्छा, माइनिंग का नाम लेते ही अभी हमने जब पूछा कि भाई माइनिंग में क्या आपका कौन सा करंट अफेयर है, बताओ बताओ क्या अपडेट है, तो हमारे सामने जो इशू निकल कर आया है वो है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये एक नाम सुनाई दिया। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ये न्यूज़ में है माइनिंग के सेक्टर में? हाँ हाँ, यही न्यूज़ में है। अच्छा, क्यों न्यूज़ में है बताओ तो ज़रा, न्यूज़ में क्यों है ये? तो अभी क्या हुआ है कि सेंटर ने, हमारे सेंटर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारी जो सरकार है उसने क्या किया है, गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है। अच्छा जी, कौन सी गाइडलाइंस हैं, किस चीज़ के लिए है? तो इन्होंने गाइडलाइंस इशू की हैं कि आपको क्या करना है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो फंड है ना, इसका एक फ़ंड आता है, इसका एक फ़ंड बना हुआ है, उस फंड को आप कैसे यूज़ करेंगे। भाई पैसा है तो पैसे का हर तरीके से गलत सलत यूज़ करे जा रहे हैं लोग। ठीक है, करप्शन बहुत हो रहा है, जहाँ पर पैसा लगना चाहिए वहाँ नहीं लग रहा है, कहीं और ही लग जा रहा है। तो ऐसा ना हो, तो ये जो फंड है इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने कुछ गाइडलाइंस को इशू किया है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि जो फंड आपने बनाया है, किसका फंड है ये, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, ये फंड जिस पर्पस के लिए बनाया है उसी पर्पस के लिए इस फंड को आप यूज़ करें। अब ये कौन कौन से पर्पस के लिए फंड बनाया गया है ये भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर माइनिंग हो रही है, ठीक है, माइनिंग की वजह से वो एरियाज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे एरिया को आप फिर से डेवलप कीजिए। भाई आप सपोज़ कीजिए कि आपका घर बना हुआ है, आपके घर के पड़ोस में ही कोई आ जाए और बहुत लंबा सा एक बहुत बड़ा सा एक गड्ढा खोद दे कि हम माइनिंग करने बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर माइनिंग होने लगे तो क्या आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा? भाई असर पड़ेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा तहस नहस हो जाएगा, हमारी पूरी लाइफ ही तहस नहस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो वहाँ पर माइनिंग हो रही है तो पहले तो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होगा, ठीक है, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, पता नहीं कौन कौन से
सारे तरीके के पोल्यूशन भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही साथ में क्या होगा कि आप जाएंगे कहाँ से, आपका रास्ता है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, आपके आपके जो स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, पढ़ाई है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑफिस वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो मतलब क्या, पूरी लाइफ पर अफेक्ट पड़ता है जब माइनिंग होती है। तो इन्होंने क्या बोला, इसलिए इन्होंने एक फंड बनाया था जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड। अब इन्होंने कहा था कि इस फंड का अब हम यूज़ करेंगे कि वो जो एरिया और वहाँ के लोग जो इस माइनिंग की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, रीडेवलपमेंट करना है उनका, ठीक है। उनकी भलाई के लिए काम करो, उसके लिए फ़ंड का यूज़ करो, और ये फ़ंड इसीलिए यूज़ हो, इसके लिए गाइडलाइंस आई हैं। आई होप समझ में आया होगा। हाँ जी, समझ में तो आया है। अच्छा जी, अब ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये क्या है, कुछ देखते हैं गाइडलाइंस के बारे में। तो ये जो फंड्स हैं ये क्या करेंगे, ये प्रिपेयर करेंगे एक 5 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान, जिससे कि सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो उस एरिया का जहाँ पर माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ की वजह से वो एरिया अफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है कि जो एरिया माइनिंग की वजह से, माइनिंग में होने वाली एक्टिविटीज़ की वजह से अफेक्ट हुआ है, उस एरिया को डेवलप करने के लिए ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस हैं ये एक 5 साल का प्लान बनाएंगे कि 5 सालों में हम सिस्टमेटिक डेवलपमेंट उस एरिया का कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो फंड्स कहाँ से आएंगे, भाई आप कोई काम करोगे तो फ्री में तो होगा नहीं ना, काम करेंगे उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो अब इन्होंने कहा कि फ़ंड कहाँ से आएंगे, तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि फ़ंड कहाँ से आएंगे कि जो माइनर का कंट्रीब्यूशन रहता है, माइनर क्या करता है, कहीं पर माइनिंग करते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता है जिसका नाम होता है रॉयल्टी, ठीक है। तो उस रॉयल्टी में से ही कुछ परसेंटेज पैसा निकाला जाएगा जो इस काम के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ओके, दूसरी गाइडलाइन क्या है, दूसरी गाइडलाइन कहती है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस हैं ये सर्वे भी करेंगे, सर्वे करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू या कुछ एजेंसीज़ के थ्रू सर्वे कर सकते हैं। उस सर्वे में जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसका यूज़ करते हुए ही ये प्लान बनेगा डेवलपमेंट का। अब सपोज करो सर्वे नहीं किया होता तो क्या होता, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा खुद बैठकर, उन्हें सपना आ गया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि डेवलपमेंट ही तो करना है, ऐसा करो वहाँ पर स्कूल बना दो, ठीक है, क्या करो स्कूल बना दो, डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ज़रूरत स्कूल की नहीं थी, वहाँ पर ज़रूरत थी कि वहाँ पर जो एयर पोल्यूशन हो रहा है और वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना था। उन्होंने सर्वे नहीं किया, उन्होंने स्कूल बना दिया, कोई फ़ायदा हुआ क्या, कोई फ़ायदा होगा वहाँ के लोगों को, नहीं होगा। इसीलिए सर्वे किया जाए कि एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर माइनिंग हो रही है, वहाँ पर लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर उनकी नीड क्या है, भाई कौन सी प्रॉब्लम है जिसको वो फेस कर रहे हैं। और जो प्रॉब्लम एक हर जगह की पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कुछ लोगों की एक पर्टिकुलर नीड होगी, तो उनके नीड के मुताबिक ही काम किया जाए, इसके लिए सर्वे किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में एक और गाइडलाइन है, इन्होंने बोला कि जो ग्राम सभा है या फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, लोकल बॉडीज़ आपका, आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पढ़ा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनमें क्या है, इसमें हम लोकल गवर्नमेंट की तो बात करते हैं कि भाई पंचायती सिस्टम कैसे होगा, पंचायती राज सिस्टम कैसा होगा, ओके, म्यूनिसिपैलिटीज़ कैसी होंगी, इसके बारे में ही बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई जो ग्राम सभा है और जो आपकी, या फिर ग्राम सभा अगर गाँव है तो ग्राम सभा, और अगर कोई सिटी एरिया है तो वहाँ पर क्या होगा, लोकल बॉडीज़ वहाँ की जो हैं वो हेल्प करेंगे कि जो भी आपकी असेसमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट को बनाने के लिए जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी ज़रूरत है, उसमें हेल्प कौन करेगा, ग्राम सभा एंड लोकल बॉडीज़, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स एंड गैप्स, जो भी आपकी फाइंडिंग्स मिलेंगी या फिर जो भी उनको लगेगा अच्छा हमें अभी इतना पता चला कि इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमने इतना सोचा था, इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इतना और करना है, जो भी सर्वे में इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके मुताबिक ही ये 5 साल का वो प्लान बनाएंगे, ठीक है। 5 साल का प्लान और जो स्ट्रेटजी वो कैसे बनेगी, वो 5 साल की प्लान और स्ट्रेटजी बनेगी जो वो सर्वे किया गया है, ठीक है। हमने यूनिवर्सिटीज़ के और एजेंसीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस इन सब की हेल्प से जो सर्वे कंडक्ट कराया है, उस सर्वे में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनेगा। क्यों, जिससे कि जिस चीज़ की नीड है उसी चीज़ के लिए वो पैसा लगाया जाए, आलतू फालतू का पैसा खर्च ना हो जाए भाई, ठीक है। स्कूल की ज़रूरत नहीं है, 10 स्कूल पहले से ही आपने एक स्कूल और बनवा दिया, कोई फ़ायदा निकलेगा, नहीं निकलेगा। वहाँ पर वाटर पोल्यूशन हो रहा था, लोगों के पास में पानी नहीं पहुँच रहा था साफ़, तो अगर आप पानी पहुँचाएंगे ना तब तो फ़ायदा होगा, राइट। तो इसीलिए ये इन्होंने गाइडलाइंस निकाली हैं।
अच्छा जी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि मैम आपने गाइडलाइंस बता दी, आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन होती है उसको ये काम करने हैं, लेकिन भाई पहले ये तो बता दो कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है, कौन है ये जिसको इतना सारा काम दे दिया है सरकार ने, तो उनके बारे में भी तो जान लो जिनको इतना सारा काम मिला है। हाँ हम जानते हैं डीएमएफ कौन है। तो अभी क्या हुआ है कि एक हमारा एक्ट है, ठीक है, उस एक्ट को आप जानो। क्या एक्ट है कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 का। भाई कोई भी काम होता है ना हमारे इंडिया में, उसके लिए कोई ना कोई एक्ट पर्टिकुलर होता ही होता है, आपको याद रखना है। आप चाहें तो कोई भी पर्टिकुलर, जैसे पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन के लिए बहुत सारे एक्ट हैं, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए एक्ट है, वाइल्ड लाइफ है उसके लिए एक्ट है, इवन जो प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो उससे जो कचरा फैला रहे हो उसके लिए भी तो एक्ट है ना। तो हर चीज़ के लिए एक्ट है। तो अभी ये माइनिंग इतनी बड़ी लेवल पर हमारे इंडिया में माइनिंग होती है और इसके इतने ज़्यादा अफेक्ट्स हम देखते हैं कि भाई लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है, वाइल्ड लाइफ अफेक्ट हो रहा है, फॉरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, पूरा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो इस पर कोई क्या एक्ट नहीं होगा? ऐसे ही किसी का भी मन होगा वो माइनिंग करने पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे इंडिया में इसके लिए एक्ट है, उसका नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। इस एक्ट के अंडर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमें क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को बनाना है। 2015 में ही इन्होंने कह दिया, 2015 में अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में, उसी अमेंडमेंट के साथ ही इन्होंने बोला कि हमें ये फाउंडेशन बनाना है। और ये जो फाउंडेशन है ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगी? सारे डिस्ट्रिक्ट में इंडिया की नहीं, इंडिया में तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सब जगह नहीं होगी। उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर माइनिंग हो रही है भाई वहीं पर तो ये फाउंडेशन बनेगा, ठीक है, वहीं पर तो ये फंड का यूज़ होगा। तो ये फाउंडेशन कहाँ पर बना है? उन उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर कोई ना कोई लेवल पे माइनिंग हो रही है। भाई जब माइनिंग होगी तभी तो उसके लिए ज़रूरत होगी कि पैसा लगाओ, कि माइनिंग हो रही तो उसके लिए ज़रूरत होगी कि लोग उसको कंट्रोल करें, रेगुलेट करें, रूल्स बनाएं, गाइडलाइंस बनाएं, राइट। तो वहीं पर जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर इनको बनाया जाएगा। माइनिंग कंपनी जो हैं, जो भी कंपनी माइनिंग कर रही हैं उनको 30% की रॉयल्टी अमाउंट देना होगा, ठीक है। 2015 से पहले क्या बोला गया कि 2015 से पहले जो भी उनको लैंड मिली है लीज पर, ठीक है, जो उस पर उनको क्या हुआ है कि लीज क्या होता है, सपोज करो कि आपको कुछ पर्टिकुलर सालों तक, जैसे कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, इस टाइम पीरियड तक के लिए आपको उस लैंड पर राइट मिल जाता है कि आप इस पर क्या करेंगे, माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। जो बदले में हम माइनिंग के बदले जो हम पैसा देते हैं उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रॉयल्टी। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर 2015 से पहले आपको लीज मिल चुकी है तो रॉयल्टी कितनी देनी होगी, 30% तक, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा कि अगर 2015 हो गई उसके बाद में अगर लीज होती है, लीज दी जा रही है, तो क्या होगा कि जो ऑक्शन होती है, नीलामी होती है, उसके जरिए 10%, जो भी 10% की रॉयल्टी होगी वो इस फंड में देनी होगी, ठीक है। पहले वालों को कितनी देनी है, 30% की रॉयल्टी। और जो बाद में ऑक्शन के जरिए जो आपको लीज मिलेगी उसका जो भी आपकी रॉयल्टी रहेगी उसका 10% किसको देना है, इस फंड में देना है। ये जो फंड है इसको मैनेज कौन करेगा, ये जो फंड, ये जो पैसा मिलेगा, ठीक है, इसको कौन मैनेज करेगा, तो नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट जो है वो इसको मैनेज करेंगे। आपको याद रखना है कौन मैनेज कर रहा है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट, ठीक है। और ये जो फंड, अब भाई पैसा आ गया तो हम क्या करेंगे, भाई चलो बहुत सारा पैसा शॉपिंग कर ले रहे हैं, चलो कहीं पे ट्रैवलिंग कर ले रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या यहाँ पर? नहीं, ये सब अलाउ थोड़े है। ये जो फंड बनाया गया है भाई, किसी के पैसे आपने लिए हैं तो क्यों लिए, आपकी शॉपिंग के लिए नहीं लिए हैं। ये जो पैसा आपके पास में आया है इससे आप क्या करेंगे, जो लोग हैं वहाँ पर जहाँ पर माइनिंग हो रही है उनकी लाइफ जो तहस नहस कर रखी है आपने माइनिंग कर करके, उनका भी तो भलाई सोचो। तो उनके भलाई के लिए ये जो पैसा है वो यूज़ होगा, ठीक है। चाहे वहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हो, चाहे वहाँ पर फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटीज़ रहती हों, उन सब की वेलफेयर के लिए ये जो फंड कलेक्ट होता है ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग ट्रस्ट होगा जो कि इस फंड को मैनेज करेगा, ठीक है। एक स्पेशल फंड है ये, क्योंकि ये किसी भी स्कीम से बंधा हुआ नहीं है, किसी भी एरिया ऑफ वर्क से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक स्कीम में ही ये पैसा मिला है, जैसे कि आप मान लो उज्ज्वला योजना है, ठीक है, कि आपको उज्ज्वला योजना में आपको जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसी में उसी स्कीम के लिए ये पैसा यूज़ हो रहा है। नहीं, आप किसी भी तरीके के वेलफेयर जो है लोगों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको सर्वे करना है और वो सब जो भी अभी गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा बस, ठीक है। और ये नॉन लैप्सेबल है, मतलब क्या कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाती है, और मान लो आपका क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुई और लास्ट डे जो था फाइनेंशियल ईयर का, उसमें क्या हुआ कि आपके पास में 10 करोड़ रुपए अभी भी इस फंड में बचे हुए हैं,
तो ऐसा नहीं होगा कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट जो होगी, उसमें ऐसा नहीं कि 1 अप्रैल को आपके 10 करोड़ जो है वो जीरो हो जाएंगे, नहीं, 10 करोड़ ही रहेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, जो भी ऐसा फंड है जो अभी यूज़ नहीं हो पाया वो आपका इकट्ठा होता रहेगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है। अच्छा जी, अब ये जो एक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में आपने बताया है, मैम बताओ तो ज़रा इस एक्ट के बारे में पहले बताओ। चलो इसके बारे में ही जान लेते हैं, ये कैसा एक्ट है। अभी हमने ये जाना ना कि इसके अंडर हमने ये काम किया है, लेकिन ये एक्ट क्या है इसको जानते हैं। एक्ट का नाम पहले सुन लो फिर से, क्या नाम है, बहुत लंबा सा नाम है, द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि इसके नाम के आगे अमेंडमेंट क्यों लगा है। अच्छा, अमेंडमेंट लगा है, इसका मतलब तो समझ में आता है कि भाई कोई और एक्ट होगा जिसको हमने अमेंड किया है, जिसमें कुछ बदलाव लेकर आए हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है आपको, हमने एक दूसरा एक्ट था जिसको हमने अमेंड किया है। वो एक्ट क्या था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ठीक है, 1957 का ये एक्ट था जिसको हमने 2015 में अमेंड किया है। ठीक है, अब ये इसका नाम ये क्यों है, क्योंकि ये माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है और ये बताता है कि आपको माइनिंग लीसेस कैसे मिलेंगी। आपको कहीं पर माइनिंग करनी है तो उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए होगी, वो ज़मीन जो है उस पर आपको वो ज़मीन पर कुछ माइनिंग करने के लिए हक कैसे मिल जाएगा, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, आपको कैसे आपको लाइसेंस लेना है, ये सब जो है यही एक्ट जो है वो देखता है। ठीक है, इसी एक्ट के अंडर ये सब कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। यही एक्ट है, इसने बताया कि आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को बनाना है। हर एक स्टेट आप क्या जहाँ पर भी माइनिंग हो रही है वो क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाएंगे और एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट भी बनाएंगे। जो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है ये कौन बनाएगा, ये बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इन्होंने एक नई कैटेगरी भी बनाई है माइनिंग लाइसेंस को लेकर। माइनिंग करनी है उसके लिए लाइसेंस लेना है, कोई भी जाकर माइनिंग नहीं कर सकता। आपका मन हुआ अरे चलो ऐसा है मैं भी कहीं पर KGF की तरह कहीं पर माइनिंग करना शुरू कर दे रहा हूँ, बहुत सारा गोल्ड मिलेगा और अमीर हो जाऊँगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे सपने अगर आ भी रहे तो भूल जाओ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इन्होंने एक कैटेगरी बनाई है माइनिंग लाइसेंस की, जिसका नाम है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। अच्छा जी, ये कैटेगरी बना दी, हाँ बना दी। इसमें क्या है, तो इसमें 2 स्टेज का कंसेशन दिया जाएगा। ठीक है, आप जो भी ऑपरेशन करेंगे, माइनिंग ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन कुछ चलते हैं। ठीक है, माइनिंग करोगे तो एकदम से थोड़ी ना कि गए और बस ड्रिल चला दी और हो गई माइनिंग, उससे पहले भी कुछ काम करने पड़ेंगे, माइनिंग हो जाएगी उसके बाद में भी आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। तो वो सब काम जो कर रहे हैं ना, उसके लिए ये जो आपका लाइसेंस है ये एक इशू किया गया है। ठीक है, ये तो हमने इस एक्ट के बारे में पढ़ लिया, लेकिन हमने एक और बॉडी का नाम सुना था। क्या नाम सुना था कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, है ना। एक तो DMF बनाना था, दूसरा बनाना था NMET। तो DMF के बारे में तो इतनी देर से पूरी कथा चल रही है, वो तो समझ में आ गया। अब जो दूसरा है भी उसके बारे में सुन ले रहे हैं, थोड़ा बहुत पता चले कि आ जाए एग्जाम में, यही आ जाए DMF का क्वेश्चन आए ही ना, NMET आ जाए, बैठ जाए पेपर में, है ना, क्या पता UPSC का क्या मन हो जाए, इसलिए इसको भी जान ही लेते हैं। तो ये जो है NMET, इसको बनाया गया है सेक्शन 9C के अंडर। और अभी हमने देखा था कौन सा एक्ट है ये, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, इसके अंडर सेक्शन 9C है। और उसने बताया कि NMET को बना दो। ये क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस बॉडी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो फंड आपका कलेक्ट हो रहा है ना, उसका आप कैसे यूज़ करेंगे, तो उस फंड का यूज़ किया जाएगा किससे, एक्सप्लोरेशन की जाएगी, स्ट्रेटजिक और क्रिटिकल मिनरल जो हैं उनकी एक्सप्लोरेशन की जाएगी, उसको फिर हम माइनिंग उसकी करेंगे। ठीक है, ये इसके लिए फ़ंड जो है यूज़ होंगे। ये आपका क्या है, ये एक ट्रस्ट बना है जो यहाँ पर अभी दो फंड की बात हो रही है। एक तो फंड आपका रहेगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात की कि वो फंड जो रहेगा वो क्या करेगा, वो फंड करेगा लोगों की भलाई। भाई जिन लोगों की लाइफ अफेक्ट हो रही है माइनिंग से, उनकी भलाई करनी है।
ठीक है, वो तो कुछ चलो हो गया। दूसरा है ये NMET फंड, ये क्या करता है, NMET जो ट्रस्ट है ये उन फंड को रेगुलेट करेगा जिन फंड से क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेटजिक और क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन देखा जाएगा कि भाई कहाँ पर स्ट्रेटजिक मिनरल्स मिल रही हैं, कहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स मिल रही हैं, इनको हम कौन सी टेक्नोलॉजी से एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहाँ से हम उनकी माइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से माइनिंग करेंगे तो ये जो मिनरल्स हैं ये हमें कितने अमाउंट में मिलेंगी, ये सब करने के लिए हमें रिसर्च डेवलपमेंट ये सब करना पड़ेगा ना, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज़ बनानी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ेगा। उन सब के लिए जो पैसा चाहिए वो यहाँ से जो पैसा चाहिए उस फंड को ये कंट्रोल करते हैं। कौन, NMET। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। होल्डिंग ऑफ माइनिंग लीज और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज जो है, अगर आप माइनिंग लीज जो है उसको आप होल्ड करते हैं, ठीक है, आपके पास में कोई माइनिंग लीज है या फिर आपके पास में प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का माइनिंग लीज है, तो आपको क्या करना है, इस ट्रस्ट को कुछ पैसा देना है। कितना पैसा देना है मैम, ऐसे ही 2 रुपये 3 रुपये दे देंगे काम हो जाएगा? नहीं नहीं, उतना पैसा थोड़ा ना देना है आपको। कितना पैसा देना है इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा कि आप जो है MMDR एक्ट, ये जो आपका एक्ट है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, इस एक्ट के अंडर जो सेकंड शेड्यूल है उसमें बताया गया कि आपको कितनी कितनी रॉयल्टी देनी है। तो जितने भी आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं माइनिंग करने के लिए, उसका 2% आप इस ट्रस्ट में देंगे, ठीक है। कितना देंगे, 2% इस ट्रस्ट में देंगे। ये रहा हमारा पहला टॉपिक। मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड टॉपिक। अब ये तो भाई बहुत अमीरों वाली फीलिंग आएगी। क्यों आएगी भाई, इसमें हम सोने की बात करेंगे भाई, स्लीपिंग वाला सोना थोड़े है कि आप सो जाओ भाई, चला दिए वीडियो और सोए पड़े। नहीं नहीं, सोना नहीं है। यहाँ पर हम गोल्ड माइनिंग की बात करेंगे, KGF की बात करेंगे। मतलब KGF, देखो KGF ने बिल्कुल गोल्ड माइनिंग को क्लियर कर दिया है और इतना ज़्यादा ट्रेंड किया KGF ने, हम सब ने देखा, ठीक है, हम सबको पसंद भी आई, इतनी ज़्यादा हम सबको KGF पसंद आई थी, राइट। तो जो गोल्ड माइनिंग है इसको पढ़ना, KGF भाई क्वेश्चन में कोई KGF थोड़ा ना आ जाएगा, लेकिन हम हाँ उससे रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं। चलो, गोल्ड माइनिंग, अच्छा जी, गोल्ड की माइनिंग इंडिया में होती है? हाँ जी होती है। तो न्यूज़ में क्यों आ गई, न्यूज़ में आ गई है और बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है कि जो बिहार की गवर्नमेंट है, हमारी बिहार की गवर्नमेंट, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक परमिशन दे दी है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने परमिशन दी। किस बात की परमिशन दी, उन्होंने कहा कि जो कंट्री का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है कहाँ पर है। भाई अगर आपको लग रहा है कर्नाटका में है, तो नहीं, कर्नाटका में नहीं है। इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व जो है वो बिहार में है। जी हाँ, ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पर है। कर्नाटका लगाकर मत चले आना, आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर बिहार में है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर 222.88 मिलियन टन का गोल्ड रिजर्व है। इतना ज़्यादा सोना यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा जो गोल्ड रिजर्व है, अब वहाँ पर अभी तक जो है एक्सप्लोरेशन अलाउ नहीं किया गया था। वहाँ पर बिहार की सरकार ने अभी तक क्या करा था, उन्होंने कहा था आप यहाँ पर एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते, माइनिंग नहीं कर सकते। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब ये जो परमिशन थी एक्सप्लोरेशन की, ये मिल चुकी है। बिहार सरकार ने बोला है कि जो इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है, जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में है हमारे बिहार के, आप वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कीजिए, सोने को निकालिए, ठीक है। अब कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं कि गोल्ड माइनिंग को और बढ़ाया जाए, ठीक है। जैसे दुबई है, दुबई में बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि गोल्ड बहुत है। इसी वजह से क्या है कि वहाँ पर ऑयल रिजर्व और गोल्ड ये सब बहुत ज़्यादा है ना, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो बहुत रिच, हम लोग मानते हैं कि बहुत रिच कंट्री है, राइट। तो अब हम भी तो और रिच हो सकते हैं ना, कैसे होंगे। हमने कहा कि गोल्ड माइनिंग को और बढ़ाओ, हमारी कंट्री में जब गोल्ड है तो हम माइनिंग करेंगे उसकी। तो अभी क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं कि गोल्ड माइनिंग और बढ़े, तो इसके लिए हमने जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आपका जो 1957 का है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। 2015 में किए गए हैं, 2020 में अमेंडमेंट किए गए हैं और 2021 में भी अमेंडमेंट किए हैं। 2015 में कौन कौन से अमेंडमेंट किए हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि आप जो है मिनरल कंसेशन दे सकते हैं ऑक्शन के ज़रिए। इन्होंने एक नया रिसीम निकाला, इन्होंने क्या कहा कि ऑक्शन के ज़रिए मिनरल कंसेशंस को दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहे भाई, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो मिनरल वेल्थ के एलोकेशन में। जैसे कि अब यहाँ पे समझो कि मिनरल कंसेशन क्या देना है, अब किसको आपका जो आप मिनरल है उसको एक्सप्लोर करना है, किसको ये राइट मिलेगा, किसको लीज मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो पहले क्या होता था कि कोई और मेथड यूज होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऑक्शन की जा रही है, भाई नीलामी की जा रही है। हर कोई वहाँ पर बैठ सकता है, बोली लगा सकता है, और जो ज़्यादा पैसा लगाएगा, जो ज़्यादा बोली लगाएगा, उसको ये
ऑफर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई है और डिस्क्रिमिनेशन ना हो ये भी कोशिश की गई है 2015 में। 2020 में कहा गया कि अच्छा एक और बदलाव कर दो। कौन सा बदलाव हुआ, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ किया गया कि वो एडवांस में एक्शन ले सकते हैं ऑक्शन के लिए जो मिनरल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। लीज पीरियड जो है वो तो ख़त्म होने वाला है। किसी को लीज पीरियड हमने बताया ना कि कुछ पीरियड के लिए दिया जाता है, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 5 साल, इस तरीके से लीज पे दिया जाता है किसी को राइट कि आप क्या करेंगे कि मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 2020 में क्या कहा कि अगर किसी भी कंपनी का लीज पीरियड ख़त्म होने वाला है तो आप क्या करें, एडवांस में ही ऑक्शन की तैयारी कर लें, ठीक है। ऑक्शन के लिए एक्शन ले लें, ठीक है। एक्सपायरी ना हो पाए किसी की लीज पीरियड की, उससे पहले ही ऑक्शन करा लें, ठीक है, जिससे कि माइनिंग जो है ना वो सीमलेसली चलती रहे, उसमें रुकावट ना आ जाए। अब जैसे अभी माइनिंग हो रही थी, 5 सालों तक माइनिंग होती रही, लेकिन 5 साल ख़त्म हुए, हमने किसी और को ये राइट दिया नहीं, अभी ऑक्शन हुआ नहीं है, तो 5 साल ख़त्म हुए, उस इंसान ने, उस कंपनी ने जो माइनिंग कर रही थी उसका तो टाइम ख़त्म हो गया, वहाँ पर माइनिंग रुक जाएगी, फिर ऑक्शन होगी, फिर जाकर और सारी प्रोसेसेस होंगी, फिर लीगल काम होगा, ऑफिशियल वर्क जो भी है, पेपर वर्क है वो सब होगा, उसके बाद में कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना लगाएगी, फिर से माइनिंग करेगी, इतना लंबा टाइम ना जाए, माइनिंग चलती रहे चलती रहे चलती रहे। इसके लिए क्या किया गया कि पहले से ही ऑक्शन की तैयारी कर लो, ठीक है। जैसे हमारे इलेक्शन में होता वही सेम फंडा यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। 2021 में फिर से हमें बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ी। अब क्या किया हमने कहा कि ट्रांसपेरेंट ऑक्शन हो लगभग 500 माइनिंग ब्लॉक्स की, अलग अलग मिनरल्स, चाहे जैसे गोल्ड है और दूसरे बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसके 500 माइनिंग ब्लॉक्स हैं जिनकी ट्रांसपेरेंट ऑक्शन होनी चाहिए, ये 2021 में बोला गया, ठीक है। और क्या हुआ है, तो अभी हमने एक तो अमेंडमेंट किए हैं, हाँ जी किए हैं, और क्या किया, तो हमने 2016 में क्या किया है, नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। नेशनल लेवल पर मिनरल को कैसे एक्सप्लोर करेंगे इसके लिए एक पॉलिसी लेकर आए हैं जो कि पूरी इंडिया में लागू होगी, नेशनल लेवल पर ये लागू होगी, ठीक है। इसका एम क्या है कि हम नॉन फ्यूल और जो नॉन कोल माइनिंग एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं, होती है जो, उसको और स्टिमुलेट करें, ठीक है। ऐसी एक्सप्लोरेशन, ऐसी जो खुदाई है, ऐसी माइनिंग जो हो रही है जहाँ जहाँ पर फ्यूल का यूज़ नहीं हो रहा है, कोल का जो, जहाँ पर कोल का भी माइनिंग नहीं हो रही है, उसको हम क्या करें, एनकरेज करेंगे, बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे कि प्राइवेट कंपनीज़ को भी अब परमिशन दी गई थी कि वो बिडिंग प्रोसेस में आ सकती हैं, जो ऑक्शन हो रही है उसमें बोली लग रही है, तो अब सरकार के ही लोग नहीं, आपके जो प्राइवेट कंपनी है वो भी बोली लगा सकते हैं। ये 2016 में ये पॉलिसी आई थी, ठीक है, हाँ जी। 2019 में फिर से एक पॉलिसी आई, वो पॉलिसी है नेशनल मिनरल पॉलिसी। इसने क्या कहा, इसने स्ट्रीमलाइन किए जो परमिट दिए जाते हैं, परमिट कैसे मिलेगा, किसको, कौन जो है पर्सन, उसको लाइसेंस मिल जाएगा, परमिट मिल जाएगा माइनिंग के लिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस मेथड को और सिंपल किया, ट्रांसपेरेंट किया, और एक प्रोसेस बनाई जो कि अकाउंटेबल रहे, क्लियर रहे, ठीक है, जिससे कि एक्सप्लोरेशन उसका बढ़ावा हो, लोग जो हैं उनको पता रहे कि किस तरीके से हमको लाइसेंस लेना है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दी गई थी। नेक्स्ट इज मिनरल्स एविडेंस ऑफ मिनरल कंटेंट्स रूल्स 2015। ये अमेंड किए गए हैं 2021 में, जिससे कि अलाउ किया गया है कि जो कंपोजिट लाइसेंस है उसकी ऑक्शन हो सकती है डीप सीटेड मिनरल्स के लिए। ऐसे मिनरल जो भाई ऊपर ऊपर नहीं मिल जाते सतह पर अर्थ की, जो बहुत नीचे तक, जो डीप अगर हम जाएंगे अर्थ की क्रस्ट में डीपली थोड़ा माइनिंग करेंगे तब जाकर हमको ये मिनरल्स मिलते हैं। ऐसी मिनरल्स के लिए कंपोजिट लाइसेंस की ऑक्शन को अलाउ किया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है कि अभी इस सेक्टर में क्या हुआ है कि जो आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो एफडीआई है, वो 100% आ सकती है। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकती है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से। पिछले सेशंस में हमने देखा था कि 2 रूट होते हैं, एक जिसमें हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक ऐसा जिसमें हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना, हम खुद से ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। तो जो आपका ऑटोमेटिक रूट है, ये भी परमिट किया गया कि आप एफडीआई 100% लगा सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है। इसके साथ साथ में अब हम ये जो बहुत अच्छी सी बात है इसको देखते हैं कि हमारी इंडिया में गोल्ड इंडस्ट्री की जो है उसका क्या हाल
चल रहा है। जैसे आप सपोज करो ना, अब हम तो बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े वाले। अभी हमने माइनिंग देखा था कि माइनिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, तो अभी हमने देखा था कि हमें डीएमएफ। अब हम देख रहे हैं कि गोल्ड सेक्टर में क्या हो रहा है। अभी हमारे गोल्ड की भी तो इंडस्ट्री चल रही है ना, तो गोल्ड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं उसका क्या हाल चाल है, क्या ओवरव्यू है। तो हमारी इंडिया के अगर टोटल गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं तो 500 मिलियन टन से भी ज़्यादा हमारी इंडिया में गोल्ड रिजर्व है। बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है, ठीक है। उसके बाद में ऐसी स्टेट्स जिनके पास में गोल्ड रिजर्व सबसे ज़्यादा है, तो हमने अभी देखा था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बिहार में। बिहार में तो लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। उसके बाद में राजस्थान, फिर कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड फिर दूसरी स्टेट्स का नंबर आता है। तो तीन अगर टॉप 3 की बात करें तो कौन है, बिहार, राजस्थान एंड देन कर्नाटका। ओके, फिर इंडिया जो है ना गोल्ड का बिगेस्ट, सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है। सबसे ज़्यादा गोल्ड को कंज्यूम करता है चाइना, उसके बाद में हम हैं जो सबसे ज़्यादा गोल्ड को कंज्यूम करते हैं। वे करेंगे क्यों ना, कि हर एक कोई भी आपका फेस्टिवल हो, कोई भी ट्रेडिशनल काम हो, कोई भी आपका कोई भी घर में फंक्शन होता है, ठीक है, लाइफ का कोई भी मोमेंट हो, हम गोल्ड को यूज़ करते हैं, है ना। गोल्ड को गिफ्ट किया जाता है। तो जब इतना ज़्यादा गोल्ड का यूज़ हो रहा है तो हम तो होंगे ही ना सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, और हमारी पॉपुलेशन भी तो इतनी ज़्यादा है। उसके बाद में है इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोल्ड डिमांड जो है उसका ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया भर में जितनी गोल्ड की डिमांड होती है उसका 25% हमारी इंडिया में गोल्ड को डिमांड किया जाता है, ठीक है। और जितना भी ये जो गोल्ड की डिमांड है पूरी दुनिया भर की 25% हम ही डिमांड कर रहे हैं गोल्ड को। इसमें हमें 89% गोल्ड को इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इम्पोर्ट करेंगे तो हमारा सारा फॉरेक्स जो है वो कम होता जाता है, राइट। इसीलिए कई सारी स्कीम्स भी लाई गई हैं जिससे कि आप जो है डिजिटल गोल्ड को बाय कर सकते हैं, राइट। तो अभी फ़िलहाल वो तो स्कीम हम आगे देखेंगे, अगर नहीं होगी तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं गोल्ड इंडस्ट्री को। तो आपको समझना है कि इंडिया में क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया भर में जितना भी गोल्ड यूज़ हो रहा है, जितना भी गोल्ड की डिमांड हो रही है, उसका 25% हम मांग रहे हैं क्योंकि हमें गोल्ड चाहिए है। और वो जो 25% है उसमें भी 89% हमको क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है। अगर हम मेजर गोल्ड माइंस की बात करें तो ईस्ट सिंहभूम, रायचूर, चित्तूर एंड कोलार, ये क्या है, ये हमारी इंडिया के मेजर गोल्ड माइंस हैं। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि गोल्ड माइनिंग जो इंडिया में है ये कब से स्टार्ट हुई। भाई इंडिया में किसको सपना आ गया कि गोल्ड को हम निकाल सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं उसकी। तो अभी क्या हुआ कि फर्स्ट मिलेनियम बीसी से ही ये गोल्ड माइनिंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन 20th सेंचुरी जब आई तब तक कोलार गोल्ड फील्ड जो केजीएफ है उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था गोल्ड माइनिंग में, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अच्छा, गोल्ड से रिलेटेड अभी और क्या क्या हुआ है इसको भी जानते हैं। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है इसने गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ठीक है। ये इसलिए इस्टेब्लिश की गई थी भाई जिससे कि आपका जो गोल्ड है उसका यूज़, उसका डिमांड को बढ़ाया जाए, गोल्ड की मार्केटिंग की जाए, रिसर्च की जाए, लॉबिंग की जाए, जिसकी वजह से गोल्ड का यूज़ और डिमांड और ज़्यादा बढ़े। इसके लिए ये काउंसिल बनाई गई है। अच्छा जी, ये काउंसिल तो बनाई गई है लेकिन अभी हमने देखा कि इसने एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। रिपोर्ट का नाम है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आई तो कुछ इसमें फाइंडिंग्स भी होंगी। हाँ, है फाइंडिंग्स। क्या फाइंडिंग्स है? इस रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। पूरी दुनिया भर में जो गोल्ड की रिसाइकलिंग होती है उसमें 4th लार्जेस्ट कौन है? इंडिया है। और हमने 2021 में 75 टन्स जो हैं इतना गोल्ड को रिसाइकिल किया है। इंडिया की गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है। 1500 टन से हमारी जो आपकी गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ी है। चाइना ने इस चार्ट को टॉप किया है, उसके बाद में इटली है, उसके बाद में यूएस है। तो हम यहाँ पर टॉप 3 में तो नहीं आते, लेकिन हमने अपनी स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको भी जाना है। उसके बाद में अपनी केजीएफ है तो उसको भी देखते हैं, कोलार फील्ड्स। तो अभी सेंटर ने डिसाइड किया है कि जो आपकी केजीएफ है, ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड्स जो कर्नाटका में है, वहाँ पर गोल्ड माइनिंग को और रिवाइव करेंगे,
ठीक है। माइनिंग जो है पहले रोक दी गई थी क्योंकि एक्सट्रैक्शन वहाँ पर अब गोल्ड निकालना इतना वायबल नहीं रहा था, इतना आसान नहीं रहा था, इतना फ़ायदेमंद नहीं रहा था, उससे प्रॉफिट इतना नहीं हो पा रहा था। तो अभी क्या हुआ कि माइनिंग को रोक दिया गया था, लेकिन अब इन्होंने बोला, हमारी सरकार ने बोला कि अब ये रिवाइव हम कर देंगे। एक ऑफिशियल एस्टीमेट ने बताया है कि जो भी केजीएफ माइनिंग से एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जो निकाला जाता है, उससे लगभग 30,000 करोड़ रुपए का हमें वैल्यू उसकी होती है। जो हम केजीएफ जो है, केजीएफ से जो भी हम माइनिंग करते हैं, वहाँ से जो भी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 30,000 करोड़ की। और ये जो केजीएफ है, इसको ऑपरेट कौन करता है? भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। केजीएफ जो है दुनिया भर की जो डीपेस्ट गोल्ड माइंस है उसमें से एक हमारी केजीएफ है। तो डीपेस्ट गोल्ड माइंस में केजीएफ का नाम आता है, ठीक है। हाँ जी। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज सेकेंड फेज ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग। ठीक है, हॉलमार्किंग, हॉलमार्क ये सब तो आपने सुना ही होगा। जब भी हम गोल्ड की बात करते हैं तो हॉलमार्क हम सुनते ही हैं। बहुत सारा टीवी पर ऐड भी आता है कि हॉलमार्क से को देखकर ही आप सोने को खरीदें। तो आखिर ये जो हॉलमार्किंग है ये क्या है और क्यों न्यूज़ में है, चलो देखते हैं। अभी क्या हुआ है कि 1 जून 2022 से ये फोर्स में आ चुकी है। क्या? सेकेंड फेज ऑफ मैंडेटरी हॉलमार्किंग। इसमें 3 एडिशनल कैरेट जो है उसको ऐड कर दिया है, ठीक है। 20 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट जो है यहाँ पर और ऐड हो गए हैं, ठीक है। पहले जो है, पहले मैंडेटरी था कि 14, 18 और 22 कैरेट के जो भी गोल्ड ज्वेलरी है उसमें मैंडेटरी था कि हॉलमार्किंग होनी चाहिए। लेकिन अब कहा गया है कि 14, 18, 22, 20, 23, 24 इन 6 की 6 जो आपकी कैटेगरी हैं, इन 6 कैटेगरी में भी आपको मैंडेटरी हॉलमार्किंग करनी है। यही न्यूज़ है, ठीक है। गोल्ड के हॉलमार्किंग की बात करें तो जो है BIS स्टैंडर्ड मार्क है जो कि गोल्ड की प्योरिटी को बताता है, और 6 डिजिट इसमें एक नंबर होता है, कोड होता है, जो कि हर ज्वेलरी के लिए यूनिक होता है। अगर अभी आपने कोई भी गोल्ड ज्वेलरी पहनी है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, उसमें आपको ये हॉलमार्क मिलेगा, ठीक है। हॉलमार्किंग क्या है? तो ये एक्यूरेट डिटर्मिनेशन है, रिकॉर्ड करता है कि एक जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं उसमें कितना प्रीशियस मेटल कंटेंट है। भाई सोने की आप रिंग भी पहने हैं अगर सोने की, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इस रिंग में एक्चुअली में कितना सोना है जो कि प्योर सोना है, ठीक है। हॉलमार्क को देखकर आप ये जान सकते हैं। हॉलमार्किंग स्कीम को रन कौन करता है? तो BIS करता है, और इसमें 3 मार्क होते हैं। अभी हमने ये देख ही लिए हैं 3 मार्क, ठीक है। कैरेट्स क्या होते हैं भाई? अभी हम देखें ना कि 20 कैरेट और 23 कैरेट, 24 कैरेट ये भी ऐड किए गए हैं। तो आखिर ये कैरेट कौन से कैरेट है भाई? गाजर तो नहीं है वो खाते हैं हम लोग, रेड इतनी अच्छी लगती है, वो नहीं, वो कैरेट नहीं है भाई। ये कौन सा कैरेट है, चलो देखते हैं। तो ये एक मेज़रमेंट है जो कि गोल्ड की प्योरिटी को मेज़र करता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि कितना एक्चुअल गोल्ड है, एक पर्टिकुलर ज्वेलरी में कितना एक्चुअल गोल्ड है। 24 कैरेट का मतलब होता है कि 100% प्योरली वो गोल्ड का बना हुआ है। 18 कैरेट में 75% गोल्ड होता है और बाकी अलॉयज होते हैं, ठीक है। अब चलो गोल्ड की हमने बात कर ली है, अब किसकी बात करेंगे? अब कौन से बिजनेस की तरफ मूव करते हैं? अब देखते हैं स्टील की तरफ। भाई सोने चांदी की तो बात हो ही गई है ना, अब देखते हैं स्टील की तरफ। तो स्टील इंडस्ट्री हमारा जो है उसमें क्या हालचाल चल रहा है, चलो अब इसका हालचाल लेते हैं। तो अभी न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, एक टारगेट जो है उसको सेट करा है। इंडिया ने टारगेट को सेट किया है। क्या टारगेट सेट किया है? कि जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारी, इसको हम डबल करेंगे। आने वाले 9-10 सालों में हम क्या करने वाले हैं, क्रूड स्टील को बनाने की जो हमारी कैपेसिटी है इसको हम डबल कर देंगे। अभी हमारी कैपेसिटी है 154 मिलियन टन्स, हर साल हम इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं स्टील को। लेकिन हम अब क्या करने वाले हैं, हम अपनी इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने वाले हैं, डबल करने वाले हैं। और हम अब चाहते हैं कि अगले आने वाले 9-10 सालों में हम एक साल में 300 मिलियन टन्स से भी ज़्यादा क्रूड स्टील प्रोडक्शन कर सकें। अच्छा जी, स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इस सेक्टर की बात करें तो हम दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर हैं,
ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट हम क्रूड स्टील प्रोड्यूसर हैं। हम होम है 5th हाईएस्ट रिजर्व के आयरन ओर के, ठीक है। दुनिया भर में जितनी भी आयरन ओर मिलती हैं उसमें हमारा जो रैंक है वो 5th है, ठीक है। 5th हाईएस्ट रिजर्व हमारी इंडिया में मिलते हैं आयरन ओर के, और हम नेट एक्सपोर्टर हैं स्टील के, ठीक है। लेकिन जो कोकिंग कोल है उसकी डिमांड को हम इंपोर्ट से ही मेट कर पाते हैं। मतलब हमें अब जो स्टील है, स्टील बनाने के लिए जो आयरन ओर है उसको, उससे आयरन निकालने के लिए हमें कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है, और जो कोकिंग कोल है इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये हमारे इंडिया में इतना नहीं मिलता, हमारे इंडिया का कोल इतना हाई क्वालिटी नहीं होता है। अच्छा, इंडिया की पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करके, इंडिया में पर कैपिटा एक पर्सन जो है, इंडिया में एक पर्सन कितनी स्टील को एक साल में कंज्यूम करता है, तो दुनिया भर में जितने भी एक पर्सन एक साल में स्टील को जितना कंज्यूम करता है उसका 1/3 ही, 1/3 ही हमारे इंडिया के लोग जो हैं वो कंज्यूम करते हैं स्टील को। स्टील क्या है? स्टील डीरेगुलेटेड सेक्टर है, स्टील में कोई भी ज़्यादातर रेगुलेशन नहीं है। 100% FDI अलाउड है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। कुछ तरीके की स्टील्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, अलग अलग तरीके की स्टील्स होती हैं, देखते हैं। सबसे पहली है स्पेशलिटी स्टील, ठीक है। सेकंड इज ग्रीन स्टील एंड थर्ड इज स्टील स्क्रैप। पहले हम देखते हैं स्पेशलिटी स्टील को। तो ये क्या है? यहाँ पर डाउन स्ट्रीम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो निकल कर आता है। जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो रही है उसका एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट होता है। क्या? स्पेशलिटी स्टील। यहाँ पर 5 कैटेगरी होती हैं। कोटेड या फिर प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हाई स्ट्रेंथ वेयर रेजिस्टेंट स्टील हो सकती है, स्पेशलिटी रेल्स हो सकते हैं, अलॉय स्टील प्रोडक्ट हो सकते हैं, और स्टील वायर्स, इलेक्ट्रिकल स्टील हो सकती हैं। ये सब स्पेशलिटी स्टील में आती हैं। टॉकिंग अबाउट अ सेकेंड टाइप ऑफ स्टील, दैट इज ग्रीन स्टील। ये स्टील होती है जिसमें लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट होता है। ग्रीन स्टील हरे रंग की नहीं होती है। क्या आप समझे कि भैया ग्रीन स्टील है मतलब हरे रंग की स्टील होगी? अगर मतलब स्टील की हम वो थाली ले रहे हैं तो हरे कलर की मिलेगी? नहीं नहीं, वैसी स्टील नहीं है ये सेम जैसे हमारी स्टील दिखती है, स्टील की थाली होती है वैसी थाली आपको दिखेगी। बट यहाँ पर जो स्टील है इसकी जो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन जो इससे रिलीज होगा वो लोएस्ट है, इसीलिए इसका नाम ग्रीन स्टील है। ग्रीन स्टील जब हम प्रोड्यूस करते हैं तब हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी रिप्लेसेस फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन से बनी हुई जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसका हम यूज़ करते हैं। हम जो कोल है उसका यूज़ नहीं करते, जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको बर्न नहीं करते हैं। इसी वजह से कार्बन फुटप्रिंट इसका कम रहता है। स्टील स्क्रैप की बात करें तो स्टील स्क्रैप क्या है? ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। स्टील बनाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रॉ मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? पार्शली ब्लास्ट फर्नेस में होता है और फुल्ली ये इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस में ये इसका यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टील स्लैग। ये क्या है? तो स्टील स्लैग बाय प्रोडक्ट है। जब भी हम स्टील बनाते हैं तब हमें स्टील स्लैग मिलता है, ठीक है। जब भी हम पिघली हुई स्टील को इम्प्योरिटीज़ से अलग करते हैं, ठीक है। जब हम ओर होते हैं, हमें पता है ना ओर में तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो जब हम स्टील बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं पिघली हुई स्टील से, तब जो बनता है, जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो होता है स्टील स्लैग, ठीक है। स्लैग जो है मोल्टन लिक्विड मेल्ट में मिलता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ये होता है, ठीक है। इसमें सिलिकेट्स होते हैं और ऑक्साइड्स होते हैं जो कि जब ठंडे हो जाते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है। वैसे तो लिक्विड होता है लेकिन जब ठंडा होगा तब ये कैसा हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं? तो हम इसको एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी की एसिडिटी को सही करने में इसका हेल्प मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन जो आपका सेक्टर है, रोड बनाने में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन घर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सीमेंट को बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में पिग आयरन। पिग आयरन क्या ये वो वाला पिग तो नहीं है? नहीं, ये वो वाला पिग नहीं है। ये पिग आयरन क्या है? आयरन का ही नाम है। जो क्रूड आयरन होता है उसका ही नाम पिग आयरन है, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है आयरन ओर को पिघलाने से, ठीक है, स्मेल्ट करने से। स्मेल्टिंग क्या है? जब हम किसी भी मेटल को उसके ओर से निकालने के लिए उसको हम पिघलाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग।
पिग आयरन जो है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन मिलता है। पिग आयरन इसका नाम इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन मिलता है। सिलिका मिलती है, मैंगनीज मिलती है, सल्फर मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, टाइटेनियम मिलता है, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। जितना कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है इसकी वजह से ये ब्रिटल होता है। मतलब क्या है कि इसको अगर आप हाथ से फोड़ोगे फूट जाएगा, ऐसा होता है, ये बिखर जाता है, ठीक है। और इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको रिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड स्टील स्लैग जो है उसका हमने यूज़ किया था रेलवे रैक पे, ठीक है। जब बीआरओ ने एक प्रोसेस्ड स्टील स्लैग का यूज़ किया था रेलवे रैक के लिए प्रोजेक्ट अरुणांक के अंडर, ठीक है, ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश में। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था CSIR का, टाटा स्टील का और ब्रो का। ब्रो कौन है भाई? वाला ब्रो नहीं है भाई, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। रशिया की बात करें तो रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पिग आयरन का इंडिया के लिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा पिग आयरन कहाँ से आया है? रशिया से आया है। स्टील की तो बात कर ली, अब थोड़ी बिजनेस की बात हो जाए। हाँ जी, हो जाए। तो अब हम देखेंगे MSMEs को, ठीक है। अब क्या देखेंगे? MSMEs को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की हमने बात की, हमने गोल्ड की बात कर ली है, हमने माइनिंग की बात की थी, हमने देखा था कि स्टील कैसे बनेगी, स्टील का क्या हालचाल चल रहा है उसका भी हालचाल ले लिया। अब देखते हैं छोटे मोटे बिजनेस भी तो हमने डाल रखे हैं, उनकी भी बात कर लो, है ना, उनको इग्नोर थोड़ी ना कर देंगे हम, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं। चलो तो हम देखते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। भाई ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी हुआ ये है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है फाइनेंस पर, उसने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो दी है MSMEs पर। उसने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसको इसने प्रेजेंट किया है। रिपोर्ट तो बाद में देखेंगे, पहले इनको तो समझ लो MSME हैं कौन, जिनकी ये चर्चे चल रहे हैं। तो MSME को समझते हैं। MSMEs कौन है? MSME कौन है? अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ठीक है। अगर हम देखते हैं इसमें है माइक्रो स्मॉल मीडियम, 3 टर्म्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो एंटरप्राइज कौन से होंगे? माइक्रो वो एंटरप्राइजेस होंगे जिसमें 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हुआ है और पूरी साल भर में अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 5 करोड़ से कम ही टर्नओवर इसका रहता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगाकर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है? 1 करोड़ से कम, ठीक है। आपको पूरी साल में कितना पैसा आपने कमाया है? 5 करोड़ से कम। स्मॉल एंटरप्राइज कौन से होंगे? जहाँ पर 10 करोड़ से कम पैसा लगाया है, ठीक है। 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम पैसा लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइज, और जहाँ का टर्नओवर है 50 करोड़ से कम। मीडियम एंटरप्राइज कौन से हैं? जहाँ पर आपने 50 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट किया है और कमाया है 250 करोड़ से कम। तो ऐसी जो आपके एंटरप्राइजेस हैं इनको हम MSME बोलते हैं। अच्छा जी, स्टेटस की बात करो इंडिया में तो जो MSME है वो इंडिया की GDP का 30% कंट्रीब्यूशन MSME से ही आता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए MSME हो जाती हैं क्योंकि 30% कंट्रीब्यूशन इनका GDP में आ रहा है। 48% एक्सपोर्ट जो है वो MSME से ही होता है। 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट MSME से आती है। 11.1 करोड़ जॉब्स जो हैं वो MSME ने ही प्रोवाइड की हैं और 6.34 करोड़ एंटरप्राइजेज इसके अंडर आती हैं। जब ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए तो क्या हमारी सरकार ने इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स नहीं लिए हैं? भाई ऐसा कैसे हो सकता है? जब इम्पॉर्टेंट है तो इनिशिएटिव्स तो लिए ही हैं। क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, ठीक है, एक फ़ंड बनाया है क्योंकि पैसा तो चाहिए ही है। तो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया है, इसमें 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। किसके लिए? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का। मतलब ये पूरा जो फंड है इसमें कितने पैसे हैं? इसमें 5,000 करोड़, ठीक है। ये फंड जो है ये इसको हम बोल सकते हैं SBI रजिस्टर्ड कैटेगरी सेकंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया है, जिससे कि MSMEs जो है उसमें पैसे की कमी पड़ जाती थी। तो उसके कैपिटल को ग्रो करने के लिए, उसकी कैपिटल को बढ़ाने के लिए ये फंड जो है वो लेकर आए गए हैं, ठीक है। इसको एंकर कौन कर रहा है? NSIC वेंचर कैपिटल फंड, SBI कैप वेंचर्स, ठीक है, इसका एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है।
ये ऑपरेट होता है मदर फंड से और डॉटर फंड स्ट्रक्चर से। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है एसआरए फंड बनाया है 5,000 करोड़ का है और ये एमएसएमई के डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट की बात कर रहा है, उसमें कैपिटल बढ़ाने की बात कर रहा है। एसबीआई से ये कुछ रिलेटेड है, आपको इतना ध्यान रखना है कि एसबीआई इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। मदर फंड के तरीके से अगर हम देखें तो 20% इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। डॉटर फंड का जितना भी फंड, जो डॉटर फंड का जितना भी कॉर्पस है उसका 20% मदर फंड से आएगा। इतना याद नहीं रखना है, इतना अगर आप याद रखोगे तो जो काम की चीज़ है वो भूल जाओगे। आपको याद रखना है एसआरए फंड किससे रिलेटेड है, कितना पैसा लगाया है, इसका एम क्या है, ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ है और इसको कौन मैनेज कर रहा है, बस, ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है, एसबीआई कैप वेंचर्स, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीमान की। तो श्रीमान कौन है, ये श्रीमान गाइडलाइंस है 2022 की। श्रीमान गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिससे कि जो पब्लिकली फंडेड साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हर कोई एक्सेस कर सके और शेयर कर सके। इसमें क्या है, इसमें नेटवर्क एंड क्लस्टर अप्रोच इंक्लूडेड है। इसमें क्लस्टर सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी को क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि रिडंडेंसी कम हो सके, इक्विपमेंट जो है वो और उसमें वैराइटीज़ आ सके। इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ में टाई अप किया जाएगा। फिर है उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल क्या है, तो जो उद्यम पोर्टल है इसमें रजिस्ट्रेशंस होंगे। रजिस्ट्रेशन जो हैं उद्यम पोर्टल के मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के, वहाँ पर क्या हुआ 1 करोड़ तक रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एक पोर्टल है जो है उद्यम पोर्टल। यहाँ पर क्या हुआ है कि लोगों ने अपने अपने एमएसएमईज़ की रजिस्ट्रेशन कराई है और इसमें 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। 2020 में ये लॉन्च हुआ है, जिससे कि अपनी इच्छा से लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एमएसएमईज़ का, जिससे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम रहती हैं बहुत सारी, उसका बेनिफिट इन एमएसएमईज़ को मिल सके। पूरी तरीके से डिजिटलाइज्ड है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ठीक है। इसको इनकम टैक्स के डेटाबेस और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई। नेशनल बोर्ड ऑफ एमएसएमई को इस्टेब्लिश किया गया है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंडर, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या करती है, ये एग्जामाइन करती है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं एमएसएमईज़ के लिए। रिव्यू करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं एमएसएमईज़ के लिए और क्या उसका इफेक्ट निकल कर आ रहा है। जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं एमएसएमई से रिलेटेड, उन सबको ये रिप्रेजेंट भी करती है ये बोर्ड, ठीक है। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, तो अभी हुआ ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं, किसके लिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए, कि वो अपने आप को रजिस्टर कराएं इस पर, किस पर, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम्स पर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर फाइनेंसिंग और डिस्काउंटिंग होती है ट्रेड रिसीवेबल्स की, एमएसएमईज़ की, ठीक है। जो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, बीआर एक्सचेंज, अगर आपने पढ़ा हो कभी, बिल्स रिसीवेबल, तो उन्हीं की डिस्काउंटिंग के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपलोड किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, डिस्काउंट किया जाएगा, ट्रेड किया जाएगा, सेटल किया जाएगा जो एमएसएमईज़ के इन्वॉइसेस हैं उनको। नेक्स्ट है इंडियन बिजनेस पोर्टल। इंडियन बिजनेस पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑनलाइन ग्लोबल ट्रेड हब है एक्सपोर्टर्स का और फॉरेन बायर्स का। हमारे यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ से लोग जो बाय करना चाहते हैं, उनका एक ग्लोबल ट्रेड हब है। ये बिज़नेस टू बिज़नेस डिजिटल मार्केट प्लेस है जहाँ पर जो स्मॉल एमएसएमईज़ जो हैं उनके लिए उनके जो एक्सपोर्टर्स हैं, आर्टिशंस हैं, फार्मर्स हैं, उनको एम्पावर किया जाएगा, उनके लिए नई नई मार्केट्स के गेट खोले जाएंगे और उनकी सेल्स को बढ़ाया जाएगा। भाई किसने डेवलप कर दिया इसको, तो इसको डेवलप किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने, ओके। अब हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली, अब देखते हैं सेमीकंडक्टर। भाई ये हमारा जो इंडस्ट्री है ये बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री क्या कर रही है, चलो देखते हैं हमारा वहाँ पर क्या हालचाल है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में कैसी है, भाई न्यूज़ में क्यों आ गई, तो न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि मीटी जो है उसने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है।
जो ऐसी कमेटी बनाई है जो कि एडवाइस करेगी। इसको चेयर कर रहे हैं जो नीति के मिनिस्टर हैं, वो इसको चेयर कर रहे हैं। ये जो एडवाइजरी कमेटी है आखिर ये क्यों बनाई है, ये क्या करेगी? तो ये जो आके 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर मिशन है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि भैया ये मिशन तो बना दिया और इसमें 76,000 करोड़ रुपए भी लगा दिए हैं, तो आखिर ये 76,000 करोड़ को हम कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से मिशन चलेगा, उसको देखने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ठीक है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर होता क्या है? इतना पैसा 76,000 नहीं है, ये इसके आगे करोड़ भी है। इतने करोड़, इतना ज़्यादा रुपए हमने किस पे खर्च करा है? सेमीकंडक्टर पे। तो ये कुछ अच्छी चीज़ होगी, कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएबल चीज़ है। तो जब इतनी वैल्यूएबल चीज़ है तो जान ही लेते हैं आखिर ये है क्या, कौन सी है ये सेमीकंडक्टर चीज़। चलो देखते हैं क्या है ये सेमीकंडक्टर। तो एक सेमीकंडक्टर जो है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी मटेरियल जिसमें क्या हो, जिसमें एबिलिटी हो कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सके। मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि इतना ज़्यादा भी पास नहीं हो रहा जैसे कि हमारे कॉपर वायर में होता है, और ऐसा भी नहीं है कि प्लास्टिक के जैसे पास ही नहीं हो रहा है। बीच का जो मटेरियल है वो है सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि हमारा कॉपर है, कॉपर वायर में बहुत ही स्पीड में करंट फ्लो हो रहा है, प्लास्टिक में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है? करंट फ्लो तो हो रहा है, लेकिन इस करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम जितना चाहेंगे उस स्पीड में उतना ही करंट फ्लो होगा। इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। समझ में आया? समझ में आया। आगे देखते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर हैं और बहुत सारे ऐसे फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं, ये सब जो है इनमें सेमीकंडक्टिव मटेरियल्स का यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर डिवाइस की है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यही तो इसका यूज़ है मेनली, कि हम इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे, कितनी उसकी कंडक्टिविटी होनी चाहिए, कितनी उसमें किस स्पीड में करंट जाएगा, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर की अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये रिक्वायरमेंट है कि इतना भी अच्छा गुड कंडक्टर नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का कि भैया बहुत ही हाई स्पीड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, और इतना भी बुरा कंडक्टर नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का कि भाई इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास ही नहीं हो रही है। मतलब ये प्लास्टिक जैसा भी नहीं होना चाहिए, कॉपर जैसा भी नहीं होना चाहिए, बीच का मटेरियल होता है वो हमारा सेमीकंडक्टर होता है। इसके साथ ही में हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करती हैं, उस पर डिपेंडेंट हैं। अगर भाई सेमीकंडक्टर मिलना बंद हो गए तो ये इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो जाएंगी। कौन कौन सी हैं? मोबाइल डिवाइसेस, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ऑटोमेशन जैसे कि वर्क प्लेस है, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स और दूसरी ऐसी इंडस्ट्रीज जो कंप्यूटर्स में यूज़ हो रही हैं वो सब सेमीकंडक्टर पर डिपेंड हैं। अच्छा, इतना इम्पॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर? हाँ जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमारी सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए होंगे। हाँ जी, लिए हैं। चलो देखते हैं। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसका एम है कि जो ऐसी कंपनीज जो कि सेमीकंडक्टर्स में, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइन इकोसिस्टम में, इनमें अगर इन्वेस्ट करती हैं तो ऐसी कंपनीज को फाइनेंशियल सपोर्ट ये जो प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करेगा। इसके अंडर 4 स्कीम्स आती हैं। स्कीम जो कि सेमीकंडक्टर फैब्स को इंडिया में सेटअप करने की बात करती हैं। दूसरी स्कीम जो कि डिस्प्ले फैब्स को इंडिया में सेटल करने की बात करती हैं। फिर स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर्स फैब, सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकिंग एंड ओसेट फैसिलिटीज़ इंडिया में। ठीक है, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लेकर आए हैं। तो 4 जो स्कीम्स हैं ये किसके अंडर कवर होती हैं? सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर। ये प्रोग्राम करता क्या है भाई? तो ये फाइनेंस करता है उन कंपनीज़ को जो कंपनी पैसा लगा रही हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो कि सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इनिशिएटिव है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये सेटअप किया गया है कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है विद इन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, जिससे कि इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को अचीव किया जा सके कि हमें सेमीकंडक्टर को डेवलप करना है इंडिया में। ठीक है,
फिर है फॉरेन कैपिटल को हम एफडीआई के ज़रिए अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इस सेक्टर में, इसीलिए हमने 100% एफडीआई को अलाउ किया है ऑटोमेटिक रूट से कि वो सेमीकंडक्टर के फील्ड में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से लगा सकते हैं। फिर एम सिप्स क्या है, जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री है इसको बूस्ट करने के लिए 2017-18 में इंसेंटिव्स लेकर आए हैं, जैसे कि एम सिप्स और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट फंड, ठीक है, इनका इंसेंटिव्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं, वो है प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले। इस मॉडिफाइड प्रोग्राम के अंडर एक यूनिफॉर्म फिजिकल सपोर्ट दिया जाएगा। जितना भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 50% दिया जाएगा, ठीक है, जितने टेक्नोलॉजी नोट्स हैं उसके अंडर यहाँ पर इस स्कीम के अंडर प्रोवाइडेड होगा। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भाई न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 50% स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के अंडर जो है प्रोवाइडेड किया जाएगा। इसका एम है कि इन्वेस्टमेंट हो कहाँ पर, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में। फिर है सप्लाई चेन रिजिलियंस, इंडिया ने अडॉप्ट किया है यूएस का जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द 2022 सप्लाई चेन मिनिस्ट्रियल फोरम, ठीक है, कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में कोऑपरेशन करेंगे, इसलिए इंडिया ने इस स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया है। ये स्टेटमेंट यूएस का है। ये एक पार्टनरशिप है जिसमें 18 इकोनॉमीज़ जो हैं ये सब साथ निभाएंगी। इसमें इंडिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन भी है। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने सप्लाई चेन इनिशिएटिव रिजिलियंस इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किया है, जिससे कि चाइना की जो डोमिनेंस है सप्लाई चेन में उसको ये रोक सकें। उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग 2.0 प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसको फंड किया जा रहा है मिति के द्वारा। एम है कि ओवरऑल अपलिफ्टमेंट हो सके, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है नॉर्थ ईस्ट सिटीजन्स का, उनको एक स्मार्ट इकोसिस्टम क्रिएट करके देंगे, ठीक है, नेसेसरी आईटी एजुकेशन और स्किल्स को प्रोवाइड करेंगे जो कि पर्सन आपके नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। भाई जो नेक्स्ट अपनी जो इंडस्ट्री है जिसके बारे में अपने लोग पढ़ने वाले हैं वो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल तो आप जानते ही हो, टेक्सटाइल मीन्स होता है कपड़ा, राइट, लेकिन कपड़ा भी क्या है, अब टेक्निकल है, राइट। अब हम कुछ एडवांस करेंगे, भाई हमारा बिजनेस होगा तो वो ऐसे थोड़ी ना होगा सिंपल कि भाई धोती ले लो, कुर्ता ले लो, पैजामा ले लो, ना, हम करेंगे कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल्स की बिजनेस, राइट। तो हमारा बिजनेस है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। चलो भाई पहले तो यही जान लो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स मीन्स क्या है कि ऐसे टेक्सटाइल मटेरियल या प्रोडक्ट्स जिनका यूज़ किसके लिए हो रहा है, जिनका यूज़ हो रहा है टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। हम जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए या फिर हम साज सज्जा के लिए या फिर सिर्फ पहनने के लिए ऐसी वाले टेक्सटाइल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कपड़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ हमने पर्दे बनाकर टांग दिए हैं, राइट। हमने खुद के लिए साड़ी बना ली है, हमने कोट बना लिया है, हमने जीन्स बना लिया, हमने टी शर्ट बना लिया, वो वाले कपड़े नहीं है ये कौन से मटेरियल है, ये कौन सी टेक्सटाइल है, ये वो टेक्सटाइल्स है जिसका यूज़ हम टेक्निकल परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हैं, किसी टेक्निकल काम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कुछ अपना फंक्शन है, कुछ अपनी प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, वो तो हो गया टेक्निकल टेक्सटाइल। लेकिन पहले हम देखते हैं कि इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, उसका स्टेटस कैसा है, उसका हालचाल लेते हैं। तो इंडिया जो है दुनिया भर में जितनी भी मार्केट साइज़ है टेक्सटाइल मार्केट का, टेक्सटाइल मार्केट दुनिया भर में जितनी भी है उसका 6% हमारी इंडिया ही कवर कर लेती है, उसका 6% ट्रेड हमारी इंडिया से ही होता है, ठीक है। पेनिट्रेशन लेवल की बात करें तो लो है, ठीक है। जो आपकी दूसरी एडवांस कंट्रीज़ हैं उनका तो 30 से 70% पेनिट्रेशन है, लेकिन हमारा 5 से 10% ही रह जाता है। यहाँ पर हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो थोड़ा लो रह जा रहा है। लेकिन इंडिया जो है दुनिया भर के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं टेक्सटाइल के उसमें हम भी हैं, ठीक है, हमारा भी नाम आता है। इंडिया 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उसमें 6 नंबर पर हमारा नाम आता है टेक्सटाइल्स की फील्ड में। उसके बाद में एक मिशन भी है, उसको भी देखते हैं, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। जो टेक्निकल टेक्सटाइल है इसके लिए एक मिशन चलाया है नेशनल लेवल पर, इम्प्लीमेंट हुआ है ये 2020 से 23 तक। 4 कंपोनेंट्स है इसके, रिसर्च करनी है, इनोवेशन लेकर आना है, डेवलपमेंट करनी है, फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है,
एजुकेशन देनी है, ट्रेनिंग देनी है, स्किलिंग करनी है, मार्केट डेवलपमेंट करनी है, मार्केट का प्रमोशन भी करना है। अब कितने तरीके के टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं इनको भी जानते हैं। 12 तरीके के हैं। पैक टेक, होम टेक, क्लोथ टेक, इकोटेक, प्रोटेक्ट, एग्रोटेक, बिल्ड टेक, मूवी टेक, स्पोर्ट टेक, जियोटेक, इंडूटेक, मेलटेक। ये जो है ये वो टेक्सटाइल्स है जो कि इन सारी फील्ड्स में टेक्निकल तौर पर यूज़ हो रही है। अच्छा, इसके कुछ रिश्तेदार भी हैं। हाँ, इनकी कुछ रिश्तेदारी है। इनके रिश्तेदार की जो न्यूज़ है वो है मैन मेड फाइबर्स। ये मैन मेड फाइबर्स हैं, ये इसमें न्यूज़ में आ चुके हैं। ये कौन से फाइबर्स हैं? तो ये वो फाइबर्स है जिसको हम पॉलीमर्स का या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल, जो रॉ मटेरियल के स्मॉल मॉलिक्यूल्स का कंबाइन करके हम बनाते हैं मैन मेड फाइबर्स का। जैसे कि आपके पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल हो गए, उनको हमने कंबाइन कर लिया है, या फिर बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं उनको हमने कंबाइन करके कुछ नई फाइबर बना दी, उसको हम बोलते हैं मैन मेड फाइबर। जैसे विस्कोस, पॉलिस्टर, नाइलॉन। ठीक है। नेचुरल फाइबर जो कि हम प्लांट्स, एनिमल्स से अचीव करते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, तो ये सिल्क है, ये अपने नेचुरल फाइबर्स होते हैं। और जो हमने बनाए वो मैन मेड फाइबर्स हो गए। रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो प्यूरिफाइड टेरेफेथालिक एसिड जो है PTA और मोनोइथाइलिन ग्लाइकोल, ये रॉ मटेरियल होते हैं। अगर आपको फाइबर बनाना है तो ये रॉ मटेरियल ज़रूर आपको चाहिए ही होंगे। और जो मैनमेड फाइबर है ये टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की बैकबोन है। इसके बिना ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल से नहीं बन सकते। ओके, उसके बाद में अब जो मैनमेड फाइबर हैं इनके क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक में भी ऐसे होते हैं जो नेचुरल पॉलीमर के ट्रांसफॉर्म करने से बने हैं। दूसरे होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स से जो ट्रांसफॉर्म करके बने हैं उनमें आते हैं विस्कोस, कुप्रो एसीटेट, ट्रायासीटेट, लायोसेल मॉडल एक्सेट्रा। ठीक है। और जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है वो है पॉलिस्टर, पॉलीअमाइड, एक्रेलिक, एक्रेलिक, पॉलीथाइलीन, इलास्टेन एक्सेट्रा। ठीक है। इन ऑर्गेनिक मैनमेड फाइबर जैसे कार्बन, सिरेमिक, ग्लास, मेटल, ये सब आते हैं। चलो, ये तो हमने अभी बात की टेक्सटाइल्स की। अब थोड़ी दवाई शवाई की भी बात कर ले रहे। अभी दवाई भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? दवाई ना हो तो हम बीमार ही पड़े रह जाएंगे, राइट। तो अभी हम देखते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिकल डिवाइसेस में हमारा क्या हालचाल है। पहले न्यूज़ है इसमें मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री। जो इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री है वो न्यूज़ में क्यों है? तो वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि राज्यसभा में इसकी एक रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की गई है। रिपोर्ट का नाम है मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। अब देखते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस जो है, इस मेडिकल डिवाइसेस की जो इंडस्ट्री है इंडिया में उसका क्या स्टैंड है। तो इंडिया में जो मेडिकल डिवाइसेस है इसको 5 सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया है। देख लेते हैं पहले इन्हीं को कि कौन कौन से सेगमेंट्स हैं मेडिकल डिवाइसेस के। पहला है कंज्यूमेबल्स एंड डिस्पोजेबल, जैसे कि नीडल है, जैसे कि सीरिंज है, इनका यूज़ होता है तो इनको भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूस होती होंगी। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो इनको प्रोड्यूस करती हैं उनको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल्स एंड डिस्पोजेबल्स मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री। फिर है डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जैसे कि MRI करनी है, एक्सरे करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, इसके लिए भी तो मशीनरी चाहिए होगा, तो वो इसमें कवर होगा। नेक्स्ट है डेंटल प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका डेंचर चाहिए, ब्रेसेस चाहिए, इनको बनाने के लिए इंडस्ट्री है। ऑर्थोपेडिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, जिसमें कि आपका नी इम्प्लांट है, आर्टिफिशियल जॉइंट्स हो गए, तो ये सारे जो हैं इनको भी बनाया जाएगा तभी तो इनका यूज़ होगा। तो इनको बनाने के लिए भी जो इंडस्ट्री है उनको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया है। फिर पेशेंट को हेल्प करने के लिए बहुत सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं आता है, ऊंचा सुनाई आता है, तो उनको हेयरिंग एड्स बनाए जाते हैं, पेसमेकर्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो जो ये आपके अलग अलग सेगमेंट्स हैं मेडिकल डिवाइसेस के। ठीक है। इंडिया में 4 क्लासेस हैं मेडिकल डिवाइसेस जिनमें मैन्युफैक्चर की जाएंगी। मतलब जो आपकी मेडिकल डिवाइसेस हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। 4 क्लासेस की मेडिकल डिवाइसेस होती हैं। कौन सी होती है? ABCD। ए में बहुत लो रिस्क होता है, B में लो मॉडरेट रिस्क है, C में मॉडरेट हाई रिस्क है, और D में हाई रिस्क वाले आपके मेडिकल डिवाइसेस होते हैं। हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस जो है C और D, ठीक है, इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है MNCs के द्वारा, जो कि आपकी 90% इम्पोर्ट करती हैं। जो भी चीज़ें आपको चाहिए है, ठीक है, जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसका 90% इम्पोर्ट होता है।
क्लासेस ए और बी की अगर हम बात करें तो ये लार्जली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलो मेडिकल डिवाइसेस को कौन रेगुलेट करता है, इंडिया में कैसे ये रेगुलेट होते हैं। तो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री है, इसको मेनली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो रेगुलेट करती है CDSCO के हेल्प से। CDSCO क्या है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हेल्प से मिनिस्ट्री जो है हेल्थ मिनिस्ट्री वो आपके मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है, वो प्रमोट करते हैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है इन फार्मास्यूटिकल्स की, इसको प्रमोट करने में हेल्प करता है। अभी मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट किया जाता है ड्रग्स के तरीके से, मतलब इनको ड्रग्स कंसीडर किया जाता है अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, आपको याद रखना है, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 में आए थे, जिन्होंने नोटिफाई किया कि किस तरीके से ये जो आपके मेडिकल डिवाइसेस हैं इनको रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। ये जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनकी जुरिस्डिक्शन है मेडिकल डिवाइसेस में, जैसे कि CDSCO है, स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ये SLA है, इन सब को ये सब जो है इस मेडिकल डिवाइसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं अपने अपने जुरिस्डिक्शन में। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, उनको भी हम देखते हैं। पहली बात तो FDI 100% अलाउ कर दी गई है, PLI स्कीम लेकर आए हैं मेडिकल डिवाइसेस के लिए कि कैसे हम मेडिकल डिवाइसेस पार्क को प्रमोट करेंगे, और फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी PLI स्कीम आई है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ड्रग मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल्स 2022। ये जो ड्राफ्ट फोकस करता है कि हम किस तरीके से मेडिकल डिवाइसेस को एक सेपरेट एंटिटी की तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। ये मेडिकल डिवाइसेस टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को बनाने की भी बात कर रहा है, ओके। इसके बाद में है क्लासेस C और D के मेडिकल डिवाइसेस हैं, इसको CDSCO रेगुलेट करता है, और A और B के लिए SLA आपके जो हैं वो रेगुलेट करते हैं। मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएंगे, कंपलसरी परमिशन लेनी होगी सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी की, अब क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं ड्रग्स और मेडिकल डिवाइसेस के, तो ठीक है। अब दूसरा अपना जो टॉपिक है वो है बल्क ड्रग पार्क। ये क्या है भाई, ये क्यों न्यूज़ में है, चलो देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है बल्क ड्रग पार्क्स का 3 स्टेट्स में। ये 3 स्टेट्स में बल्क ड्रग पार्क जो हैं वो बन सकते हैं, कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सी आपकी स्कीम थी जिसके अंडर ये अप्रूवल मिले हैं, प्रमोशन ऑफ BDP स्कीम। आखिर ये बल्क ड्रग होते क्या हैं, ठीक है, और बल्क ड्रग पार्क्स क्या होते हैं, इनको जानते हैं। पहले तो ये जान लो भाई बल्क ड्रग क्या होते हैं, हमने तो आज तक सुना ही नहीं है नाम, क्या होता है बताओ तो मैम ज़रा। अच्छा जी, मैम बताएंगे आपको बल्क ड्रग क्या है। इसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये किसी भी ड्रग का की इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से जो भी आपको उस दवाई का इफ़ेक्ट चाहिए वो मिलता है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि हमें फीवर आता है, क्या आता है भाई, फीवर सबको आता है, आ ही जाता है, कभी ना कभी आ ही जाता है। तो जो फीवर है इसमें हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं। तो पैरासीटामोल एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे फीवर को ठीक करता है, लेकिन उसके साथ में उसको मिक्स करते हैं, उसको बेस बनाते हैं, टैबलेट की फॉर्म देते हैं, सिरप की फॉर्म देते हैं। तो जो वो फॉर्म दी जा रही है उसमें और सारी चीज़ें भी तो मिलाई जाती होंगी, और सारे केमिकल्स भी मिलाए जाते होंगे, लेकिन मेन क्या है, मेन है पैरासीटामोल ही उसमें नहीं ऐड करोगे तो क्या फीवर उतरेगा, नहीं उतरेगा, है ना। तो जो आपका पैरासीटामोल है वो आपकी बल्क ड्रग है, आपको याद रखनी है, ठीक है। मतलब क्या कि जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो, तो अब जैसे कि ये तो चलो दवाई की बात है, हम और अपना एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप सपोज करो आप दाल बना रहे हो, ठीक है। क्या बना रहे हो, दाल, ठीक है। दाल बना रहे हो, इसमें आप सिर्फ दाल डालते हो क्या, नहीं, हम दाल डालते हैं, पानी डालते हैं, हल्दी डालते हैं, मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं, मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, दाल। अगर दाल ही ना हो तो ये सारे मसाले बनाकर पानी में रख दोगे तो क्या हम उसको दाल बोलेंगे, नहीं भैया, वो तो पानी में मसाले घोल कर रख दिए हैं आपने, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दाल, तभी तो हम दाल बोल रहे हैं। लेकिन दाल में सिर्फ दाल थोड़े है, हम तो बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं। ऐसे ही जब हम दवाई बनाते हैं किसी भी बीमारी की, तो उसमें एक मेन चीज़ होती है जो उस दवाई को
उस बीमारी से लड़ती है। लेकिन उसके साथ में और सारी चीज़ें भी हम उसमें ऐड करते हैं, तब जाकर एक शेप आता है, एक टेक्सचर मिलता है दवाई का, ठीक है। उसमें कुछ रेगुलेटेड चीज़ें भी डालते हैं, जो उसको रेगुलेट करते हैं, उसको सेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जो उस बीमारी से फाइट करता है, उसको हम बल्क ड्रग बोलते हैं। आई होप ये दाल चावल के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलो, बल्क ड्रग तो समझ में आ गया। चाइना जो है वो लार्जेस्ट एपीआई यानी कि बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद में यूएस है, उसके बाद में इंडिया। तो मतलब हम भी ज़्यादा पीछे नहीं, बस तीसरे नंबर पर हैं। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि बल्क ड्रग को इम्पोर्ट करती हैं, पर्टिकुलरली चाइना से, ठीक है। बल्क ड्रग हमारे इंडिया में कम है, हम ज़्यादातर उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर चाइना से कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इसको जो ये पार्क है, ये बीडीपी बल्क ड्रग पार्क, अब ये जान लो ये क्या है। तो बल्क ड्रग पार्क क्या है, एक ऐसा एरिया है जिसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होंगी जो एक्सक्लूसिवली इसी बल्क ड्रग को बनाएंगे, बल्क ड्रग को मैन्युफैक्चर करेंगे। ऐसा एरिया क्या है, बल्क ड्रग पार्क है। इस स्कीम के अंडर ग्रांट इन एड्स मिलेंगी, स्टेट्स को सेंटर देगी। मैक्सिमम लिमिट है 1000 करोड़, ठीक है। दूसरी इनिशिएटिव्स क्या है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, जिससे कि चाइना पर हम जो डिपेंड हो रहे हैं उसको कम किया जा सके। पीएलआई स्कीम भी लेकर आए हैं कि जो एपीआई है इसको हम मैन्युफैक्चर इंडिया में ही करें, ठीक है। नेक्स्ट है टॉय सेक्टर इन इंडिया। भाई बहुत हमने सारी चीज़ें देख ली, हमने माइनिंग वाइनिंग सब देखी, हमने स्टील देखी, हमने कोल देखा, हमने टेक्सटाइल देखा, लेकिन अब हमें खेलने का मन हो रहा है। मैं हम बहुत हो गया, आप बस खेल ले दो, बहुत पढ़ाई कर ली है ना। तो हम देखते हैं टॉय, ठीक है। खेलेंगे, ऐसे खिलौने से खेलेंगे, बड़े हो गए तो क्या हम खेल नहीं सकते, हम अभी भी बच्चे हैं, हम खेलेंगे। तो टॉय सेक्टर से देखते हैं। यहाँ पर टॉय सेक्टर इंडिया में भाई न्यूज़ में क्यों है, मेक इन इंडिया हैज़ ईल्डेड, जो मेक इन इंडिया हमारी स्कीम थी उसकी वजह से टॉय सेक्टर पर क्या हुआ है, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। हमारा जो टॉय का इम्पोर्ट होता था वो 70% से कम हो गया है। कैन यू बिलीव इट, 70% से इम्पोर्ट हमारा कम हो गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। और इतनी अच्छी बात नहीं, और खुश हो जाओ। क्यों और खुश हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट भी बढ़ गया है। 70% से तो इम्पोर्ट कम हुआ और 61% से 61% से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है पिछले 3 सालों में। कितनी अच्छी बात है। चलो, टॉय सेक्टर इंडिया में देख लेते हैं। तो इंडिया का टॉय सेक्टर बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। 90% जो भी टॉयज़ बनते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्या होती है, भाई कोई भी जिसका मन हुआ वो लेकर बैठ गया, खिलौनों को बना लिया, अपने घर पर बना लिया और उसको बेच रहा है। कोई भी उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसके पास में कोई बड़ी ऐसी कोई फिजिकल आपका बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इंडियन टॉय इंडस्ट्री है वो $1.5 बिलियन की है, ठीक है। और डोमेस्टिक टॉय डिमांड की बात करें तो बढ़ने वाली है। ये जो आपकी टॉय हैं उनकी डिमांड बढ़ने वाली है 10 से 15%। दुनिया भर में 5% बढ़ेगी, लेकिन हमारे इंडिया में 15% बढ़ेगी। अच्छा, मेक इन इंडिया क्या है जिसकी वजह से अभी हमारा इम्पोर्ट इतना कम हुआ है। तो अभी क्या हुआ था, मेक इन इंडिया क्यों लेकर आए, इसलिए लेकर आए क्योंकि अभी इम्पोर्ट बहुत होता था। टॉयज़ जो है उनको हम बहुत इम्पोर्ट करते थे। कभी आपने भी देखा, अपने घर पे बहुत सारे टॉयज़ पड़े होंगे ना, आपके बचपन के नहीं पड़े होंगे तो आपके आसपास घर में कोई छोटा बच्चा हो, किसी का इससे भी ना कैसे आपको टॉय देखने को तो मिल ही जाते हैं ना। कुछ नहीं तो किसी मेले वेले में जाओगे तो देख लेना, उठाकर कोई टॉय शॉप पर जाना, टॉय ना भी खरीदो तो देख तो सकते हैं। भाई देखने में कौन सा रुपये जा रहा है। आप अगर 10 टॉय भी देखोगे ना तो उसमें से 9 टॉय ऐसे निकलेंगे जिस पर लिखा होगा मेड इन चाइना, है ना। ऐसा ऑब्जर्व करना, बहुत सारे चाइना के आपके टॉयज़ मिलते हैं। तो ये मतलब क्या है कि टॉयज़ जो हैं उसको बहुत हाई लेवल पर इम्पोर्ट करते थे। इसी वजह से हमने क्या कहा कि जो लगभग 90% जो भी टॉय इंडिया में बिक रहे हैं वो चाइना के लोग। होगी भी बात, जो भी एग्जाम्पल दिया था वही यहाँ पर लिखा भी है क्या, कि 10 में से 9 टॉयज़ ऐसे हैं जो चाइना के हैं, चाइना में बने हुए बिक रहे हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि मेक इन इंडिया करनी चाहिए। जो इम्पोर्टेड टॉयज़ हैं वो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो लो क्वालिटी के हैं, उनमें बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। अगर हमने सर्वे किया, हमने टेस्टिंग किया तो वो सेफ़ नहीं थे, ये मिला है देखने को। तो हमने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो टॉयज़ से खेलते हैं और हमारे इंडिया के बच्चे ही अगर बीमार हो जाएंगे, उन्हें ही बीमारी लग जाएंगी, उनके लिए सेफ़ नहीं है। तो हम क्यों दूसरे से मंगा रहे हैं, हम अपने आप से मंगाएंगे, सेफ़ प्रोडक्ट बनाएंगे अपने इंडिया में। अपने जो इंडिया के बच्चे हैं उनका फ्यूचर हम खतरे में नहीं डालेंगे।
लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, इनकी भी एक रिश्तेदार आ गई हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। रिश्तेदार इनकी हैं जो कह रही हैं टॉयज़ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2020 में। ये क्या है, ये जो है इसमें बताया गया है कि जो कंपलसरी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन होता है उसके अंडर टॉयज़ को भी लाया गया कि टॉयज़ को सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा बिस से, ठीक है। टोटल 10 इंडियन स्टैंडर्ड्स अभी तक पब्लिश हुए हैं, 7 जो हैं वो पार्ट हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के ऑन सेफ्टी ऑफ टॉयज़, ठीक है। ये ज़रूरी हो गया है 2021 से 1 जनवरी से कि जो टॉयज़ हैं जो 14 साल से कम के बच्चों के लिए हैं उनको ये स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मानने ही पड़ेंगे, सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। अब ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हो सकता है बन जाएगा तो क्या हम पढ़ के जाएंगे, कराएंगे क्वेश्चन। अच्छा, ट्रेडिशनल टॉयज़ इंडिया में कौन कौन से हैं, चलो उनके नाम जरा पढ़ लेते हैं। पहले पंजाब की बात कर लो तो छनकना, ठीक है, ये वो सिटी बस्ती है, इसमें हम सब ने इसके साथ खेला है लेकिन हमें याद होगा नहीं, हम बड़े हो गए हैं, ठीक है, लेकिन इतना देखा तो है ना ये टॉय, इसको हम छनकना बोलते हैं। घुग्गू, ठीक है, रेटल बॉक्स है, पता नहीं कैसा होता है। फिर लट्टू, इसके साथ हम सब ने खेला है। हंडवाई, किचन सेट्स, छोटे बच्चे जब थे तो हम उसमें चाय बनाते थे, है ना, याद है, उसको हम हंडवाई बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का वुडन टॉयज़ है बनारसी के, उन वो ट्रेडिशनल टॉयज़ हैं। उड़ीसा में संबलपुर के टॉयज़ और पेपर माश, ठीक है ये। उसके बाद में आसाम की अगर हम बात करते हैं तो आशारी कंडी टेराकोटा टॉयज़ जो हैं वो ट्रेडिशनल है। मणिपुर में है लाइफ आरडीवी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में नाटुन ग्राम डॉल्स। गुजरात का है थिगडा ढिंगला। महाराष्ट्र का है भाटुकरी मिनिएचर किचन सेट्स। पता नहीं हमने जो जो किचन सेट से खेला वो कौन से थे, उनके नाम तो हमें पता ही नहीं, उस पर तो किचन सेट्स लिखा हुआ दिखता था, है ना। फिर सावंतवादी, ये भी महाराष्ट्र के हैं। बिहार का है कन्यापुत्री एंड सिक्की वर्क। तेलंगाना के हैं निर्मल टॉयज़, तेलंगाना कौन से, निर्मल टॉयज़। और तमिलनाडु का थंजावुर गोलू डॉल्स छोपू सामान। आंध्र प्रदेश में है इटिको पक्का टॉयज़ एंड कोंडापल्ली। कर्नाटका के हैं छन्ना पटना टॉयज़ एंड किन्नल टॉयज़। तो ये टॉयज़ जो हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको इनके नाम याद रखना, लेकिन एक बार पढ़ के ज़रूर जाना, पता चले पेपर में रखा मिल जाए एक आध क्वेश्चन, फिर सोचो कि पता नहीं क्यों नहीं पढ़ के आए पढ़ाते, तो सोचने के से अच्छा है पढ़ जाना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि भाई इंडस्ट्री सेक्टर में इतना सब पढ़ लिया, ये भी पढ़ दो कि कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुए उन्हें भी देख ही लो मैडम, उन्हें दिखा दो। चलो दिखा देते हैं कौन कौन से डेवलपमेंट और हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भैया बहुत पढ़ा है इसको, बहुत बार सुना है इसका नाम, लेकिन फिर से आ गया न्यूज़ में, तो पढ़ लो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 5th असेसमेंट रिपोर्ट जो है स्टेट और यूटी की, जो कि आपके वी-रैप 2020 के अंडर जो भी काम हो रहा है स्टेट और यूटी का, उसकी 5th असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ हुई है। और बात करें तो वी-रैप क्या है, इसको प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। 2014 से इसको प्रिपेयर कर रहा है जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म जो है इंडिया में चलते रहें। इसमें जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्या क्या, टॉप अचीवर्स, एस्पायरर्स एंड इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। यहाँ पर 301 रिफॉर्म पॉइंट्स को देखा जाता है, 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज़ के अंडर ये आते हैं। एरियाज़ कौन कौन से हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, भाई लेबर कैसी है वहाँ की, सेक्टोरल रिफॉर्म कैसे हो रहे हैं, स्पैनिंग जो रिफॉर्म है पूरी बिजनेस में कैसे, पूरी लाइफ साइकिल में कौन से रिफॉर्म्स हुए, ये सब इसमें देखा जाता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट बने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पूरी कंट्री में हो, हेल्दी कॉम्पिटिशन भी मेंटेन हो सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिकेशन है कि किसी भी नेशन में बिजनेस करना कितना आसान है और बिजनेस करने में उसका माहौल कैसा है बिजनेस का, ठीक है। ये बेस्ड है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है बिजनेस में, किस तरीके की रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है और फिर बिजनेस में क्या क्या आपका इकोनॉमिक आउटकम देखने को मिलता है, ये इसका बीच में कोरिलेशन है, ये दिखाना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक 2002 से इसको रिलीज़ कर रहा था, लेकिन 2021 में इसने ये निकालना बंद कर दी है रिपोर्ट, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली थी। जो लास्ट आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी उसमें हमारी जो रैंक है वो 63 थी। ये जो है ये देखता है कि एग्जिस्टिंग रेगुलेशन जो हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस की लाइफ साइकिल को और सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम को कैसे बनाएंगे कि रूल्स बहुत ही सिंपल और ट्रांसपेरेंट कर देंगे और प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट भी हम करेंगे।
अच्छा जी, लाइफ साइकिल देखते हैं किसी बिज़नेस की। तो पहले बिज़नेस स्टार्ट होता है, फिर हम कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट्स लेते हैं, बिजली लेते हैं, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उधार ले लेते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, टैक्स पे करते हैं, ट्रेड करते हैं, बाहर कंट्री के बाहर भी ट्रेड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आते हैं और फिर इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करते हैं। बस बिजनेस खत्म। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन लॉ एंड बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल था एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाय बिग टेक कंपनीज। इन्होंने कहा कि डिजिटल कंपटीशन एक्ट को लेकर आना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए टेक कंपनीज के लिए। ठीक है, अच्छा जी, वो तो बात सही है, लेकिन कंपटीशन क्या होता है ये जानो। कंपटीशन बताने की ज़रूरत है? सीरियसली आपको, वो भी आपको कंपटीशन बताने की ज़रूरत है? बताओ, अभी हम इतना कंपटीशन देख रहे हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन देख लो, राइट। एक सीट के लिए कितने लाखों से आपकी जो फॉर्म है वो जमा होते हैं, राइट। तो यही तो कंपटीशन है। मतलब कंपटीशन क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट में जिसमें फर्म्स और सेलर्स इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव करते हैं कि बायर्स आएँ और उनका सामान खरीदें और उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। यहाँ पर प्रॉफिट, सेल, मार्केट शेयर, ये सब वो बढ़ाने की बात करते हैं। 4 तरीके के कंपटीशन हो सकते हैं, आओ देख लेते हैं। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है जहाँ पर एक ही सेलर है, भैया एक ही सेलर है, आपको चाहिए तो खरीदो, नहीं चाहिए तो मत खरीदो, लेकिन और कोई नहीं बेचने वाला है। ठीक है, एक ही पर्सन बेचेगा कोई सामान। ओलिगोपोली में कुछ दादा महाराजा होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग से बिजनेस होते हैं, वो अपने एक टीम बना लेते हैं और फिर वो अपने आप से डिसीजन लेते हैं कि ऐसा बेचना है नहीं बेचना है, उसको हम बोलते हैं ओलिगोपोली। वो जो बोलते हैं वैसा ही होता है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो चले आ रहा है, जहाँ पर जो है सेलर्स हैं, बायर्स हैं, कंपटीशन है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, मार्केट में कोई आए कोई बेचे कोई जाए, ये रहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कभी होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि 4 कंडीशंस होनी चाहिए। क्या क्या? कि बहुत सारे बायर्स हों और बहुत ही ज़्यादा सारे सेलर्स हों। ठीक है, किसी को भी आने की, किसी को भी जाने की, मार्केट में कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी आए, कोई भी बेचे, कोई भी जाए, कोई भी खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी सर्विसेज, जितने प्रोडक्ट है वो सब एक जैसे हैं। ठीक है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। और जितने भी कंज्यूमर, उनको पूरी नॉलेज है चीज़ों के बारे में। इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, जो कि मिलता ही नहीं है इंडिया में। इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलता, ये बस एक सोच है। फिर है कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। ये क्या क्या होती हैं आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाम जरूर पता होने चाहिए। एंटी स्टीयरिंग प्रोविजंस, भाई जानने की जरूरत तो है, लेकिन ये 10 पॉइंट हैं और 10 ये पूरा याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि हमें बहुत सारा पढ़ना है। इतना सारा, इतना लंबा और चौड़ा सिलेबस है, इसमें से अगर हम ये इसको पढ़ने बैठ जाएंगे जिसका उम्मीद भी नहीं है कि एग्ज़ाम में आए, तो जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ भूल जाएंगे, राइट। इसलिए इसके नाम जरूर देख लेते हैं कि एंटी स्टीयरिंग प्रोविजंस होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि ऐप स्टोर्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि बिजनेस यूज़र जो है वो हमारी, उसने अगर ऐप इंस्टॉल कर लिया ना, तो अब वो वहाँ से जाए नहीं, वो हमारी ऐप को ही यूज़ करे। ठीक है, ऐसा होता है एंटी स्टीयरिंग प्रोविजन में। प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी क्या है? कि मार्केट प्लेस, ऐसे मार्केट प्लेस जो अपनी प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, कोई और नहीं दिखा रहा है, वो अपना ही प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो कि आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल प्ले, गूगल आपके सॉन्ग है, गूगल का ही आपका जो भी गूगल की रिलेटेड जो बिजनेस है ना, गूगल वही शो करेगा आपको सबसे पहले, वो होता है। फिर एडजेसेंसी, बिल्डिंग टाइम। ठीक है, पीपल जो है, पीपल को फोर्स करता है कि आप जो है रिलेटेड सर्विसेज को भी खरीदें। डेटा यूजेस क्या है? कि मोनोपोलिस्टिक यूजेस होता है डेटा का डिजिटल फॉर्म्स के द्वारा। ठीक है, जिससे कि बहुत सारा डेटा अपना बना लेते हैं, उसका स्टोर कर लेते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, बहुत बड़े बड़े बिग टैक होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उनको अक्वायर कर लेते हैं। प्राइसिंग एंड डीप डिस्काउंटिंग, भाई जो आपको नॉर्मल मार्केट में जाते हैं तो आपको चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, लेकिन ऑनलाइन इसमें इतना डिस्काउंट मिल जा रहा है, वो चीज़ 10 रुपये में मिल जा रही है, इसको बोलते हैं डीप डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो लोग जो है इनसे खरीदने लगते हैं और जो नॉर्मल जो मार्केट में लोग बैठे हैं उनकी सेल बहुत कम हो जाती है। एक्सक्लूसिव टाई अप कर लेते हैं, ठीक है, ब्रांड्स के साथ में। फिर सर्च एंड रैंकिंग प्रेफरेशन, जब भी प्रेफरेंसेस, जब भी हम क्या करते हैं कि सर्च करते हैं तो वो चीज़ टॉप पर दिखती है जो उस पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट की होती है। जैसे वही बात है कि गूगल में आप सर्च करेंगे तो गूगल की जो भी चीज़ें होंगी वो सबसे पहले आपको नजर आ जाएंगी। फिर रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, ठीक है, प्रेजेंस होती है गेट कीपर्स की डिजिटल मार्केट में, जो कि इंस्टॉल करने ही नहीं देते थर्ड पार्टी के ऐप्स को। ठीक है, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, आप जो है हर जगह देखते हैं कि आपकी इंटरेस्ट, जैसे अगर आपने कहीं पे
आपने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सर्च किया कि गार्डनिंग के बारे में, प्लांटिंग के बारे में, कि कैसे हम प्लांट्स लगाएं, कौन से प्लांट्स इंडोर एक्सडोर, ये सब अगर आपने देख लिया ना, तो फिर थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपको जब नीचे एड्स देखेंगे तो वो एड्स भी उसमें प्लांट और ये सब प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वही ऐड में आने लगती हैं। तो ये होता है एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़, ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स, भैया इंडिया में क्या क्या लॉज हैं, इसको लेकर कुछ लॉ तो बने हैं, हाँ बने हैं। तो फेयर कंपटीशन होता रहे, इसको प्रमोट हो फेयर कंपटीशन की, जो ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो जो कंपटीशन के इफेक्ट को एडवर्स करते हैं, इसके लिए कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में। इसने कहा कि कंपटीशन कमीशन बनाई जाए इंडिया में, 2009 में ये बन भी गई थी, जो कि एडमिनिस्टर करती है, इम्प्लीमेंट करती है, इन्फोर्समेंट करती है कंपटीशन एक्ट का, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट करती है, और ट्रेड की फ्रीडम देती है जो भी आपके बिजनेसमैन होते हैं उनको। अभी क्या हुआ था कि कंपटीशन लॉ रिव्यू कमेटी बनाई गई थी मिस्टर इंजेती श्रीनिवास के चेयरमैनशिप के अंडर, जिन्होंने नए चैलेंजेस जो अभी इमर्ज हो रहे हैं इनके लिए कैसे हम इनको टैकल कर सकते हैं, इसके लिए रिकमेंडेशन दी, ठीक है। NCLAT जो है वो बनाई गई कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंडर, जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं। हमारा केस अगर हमें लग रहा है कि हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है जो भी आपका फैसला लिया गया उसके अगेंस्ट में, तो हम यहाँ पर अपील कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अगर हो रही हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो एलोकेटिव एफिशिएंसी कम हो जाती है, प्राइस राइज हो जाते हैं, कंज्यूमर के चॉइसेस जो हैं उसमें भी असर देखने को मिलता है, इनोवेशन कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं। अब की कंसेप्ट्स कुछ किससे रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, इनको देखते हैं। पहला है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज़ का इंडेक्स जो है वो न्यूज़ में है। अभी क्या हुआ था कि 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं, जो कि जिनका वेट कितना है 40.27%, जो आपके इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का वेट है 40.27%। इन्होंने कहा है कि इसमें ग्रोथ देखने को मिली है 10.4% की। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ जो है ये मेजर करता है कि कंबाइंड और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है इन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के नाम तो एटलीस्ट आपको पता ही होने चाहिए। कौन कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हमारी, तो है पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आपको इनके नाम याद करने हैं, कर लेना अच्छे से। उसके बाद है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, ये अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंडर आता है, 1997 में बना है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो कि ड्रग के प्राइसेस को रेगुलेट करता है। ड्रग ये वो वाली नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ड्रग मीन्स होता है यहाँ पर दवाई, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंट प्रोविजंस, जो भी आपके ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंडर जो भी प्रोविजन है उनको इम्प्लीमेंट करता है, ड्रग्स अवेलेबल है कि नहीं है उसको मॉनिटर करता है, और डेटा को मेंटेन करता है कि किस तरीके से जो भी बल्क ड्रग्स हैं और वो कैसे बनेंगे, उसके प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। अभी 25 साल हो गए हैं इसको बने हुए, ये इनिशिएटिव को लॉन्च करते हुए, ये जो है 25 साल हो गए हैं इसके बने हुए, इसीलिए कुछ इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है, जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, जो कि एक सिंगल विंडो प्रोवाइड करेगा कि आप कैसे अलग अलग फॉर्म जो आपके DPCO 2030 के अंडर ज़रूरी है जमा करना, वो फॉर्म कैसे आप सबमिट कर सकते हैं। फिर फार्मा सही दाम 2.0 ऐप भी लॉन्च हुई है। फिर है इंडियन फार्मासोपिया, ये क्या है, तो इंडियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 9th एडिशन जो है इंडियन फार्मासोफिया का, इसको लॉन्च कर दिया है इंडियन फार्मासोफिया कमीशन कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। ये क्या करता है कि ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स जो इंडिया में है उसके लिए ये स्टैंडर्ड्स को अपडेट करता है और सेट करता है। जो इंडियन फार्मासोफिया है ये ऑफिशियल बुक है जिसमें जो स्टैंडर्ड्स है ड्रग के लिए वो लिखे गए हैं, ठीक है। ये अथॉरिटेटिव है और लीगली एनफोर्सेबल भी है। तो अभी हमने देखी है अपनी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है, हमने बिजनेस की इंडस्ट्रीज़ को देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज सर्विसेज सेक्टर। अब हम सर्विसेज के बारे में देखेंगे, ठीक है, देख लें, हाँ जी देख लो। चलो सर्विसेज के बारे में देखते हैं।
तो सबसे पहले हम घूमने घामने चलते हैं यार, बहुत देर हो गई है, बैठे बैठे हो गए हैं बोर, बहुत मैम ने पढ़ा दिया है, चलो घूमने चलते हैं, चलो घूमने चलें। हाँ जी चलो। तो सबसे पहले देखते हैं टूरिज़्म सेक्टर के लिए। तो टूरिज़्म सेक्टर में सबसे पहला अपना पॉइंट है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म। जो टूरिज़्म है अपना वो सस्टेनेबल रहे, इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, यही है न्यूज़ में। किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने लॉन्च की है। अच्छा, नेशनल स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसका एम है कि हम सस्टेनेबिलिटी लेकर आएँ। टूरिज़्म तो चल रहा है लेकिन सस्टेनेबिलिटी को लेकर आए कि भाई अभी हमारा भी जो मन है हम उसको मन बहला लें, टूरिज़्म में हम जाएँ, घूम घाम के आएँ, लेकिन ऐसा ना हो कि कल को जब हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको वो जगह घूमने काबिल ही ना बचे, टूरिज़्म जो है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एरिया अभी भी टूरिस्ट सेक्टर है वो अभी जैसा है, जो साइट्स टूरिस्ट साइट्स हैं वो वैसी ही बनी रहें, सस्टेनेबल रहें, ये इनका एम है। विज़न है कि इंडिया को टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाना है टूरिज़्म के लिए, लोग इंडिया में घूमने आए हर दुनिया के कोने कोने से, ठीक है। अच्छा जी, मिशन क्या है कि इकोनॉमिक सोशल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को बढ़ाना है टूरिज़्म सेक्टर में, ठीक है। स्ट्रेटजी के पिलर्स की बात करें तो सर्टिफिकेशन देना है सस्टेनेबल टूरिज़्म का, नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है, सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इन सबको प्रमोट करना है। IEC और कैपेसिटी बिल्डिंग, यहाँ पर क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नेशनल रिसोर्स सेंटर को भी सेटअप किया है नेशनल लेवल पर, जिससे कि सस्टेनेबल टूरिज्म हो, एडवेंचर टूरिज्म हो और इको टूरिज्म हो सके। कौन गवर्न कर रहा है? तो नेशनल बोर्ड ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म, इसको ये बनाया जाएगा, नेशनल नोडल एजेंसी जो कि डेजिग्नेट करेगी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए किसका? सस्टेनेबल टूरिज्म का, ठीक है। हर स्टेट एक स्टेट नोडल एजेंसी को भी बनाएगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इंडिया का टूरिज्म सेक्टर कैसा है, इसका भी हालचाल ले लो ना, चलो ले लेते हैं। तो लगभग 4.7% जो है GDP में कंट्रीब्यूशन रहता है इसका, और 7.3% जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है वो टूरिज्म सेक्टर में होती है। थर्ड लार्जेस्ट फॉरेक्स को अर्न करता है ये, ठीक है। पॉलिसी जो स्कीम की बात करें तो ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2021 में लॉन्च हुई, नेशनल पॉलिसी ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म भी लॉन्च हो चुकी है। फिर प्रसाद स्कीम इसी में आती है, स्वदेश दर्शन स्कीम और दूसरी स्कीम्स जो है जैसे निधि 2.0 ये भी लॉन्च हुई थी। अभी डेवलपमेंट की बात करें तो धर्मशाला डिक्लेरेशन, आपको याद रखना ये डिक्लेरेशन जो है ये टूरिज्म से रिलेटेड है। इंडिया 54th पोजीशन में आती है अगर हम ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो। टूरिज्म सेक्टर में और कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, तो युवा टूरिज्म क्लब्स की बात की जाए तो CBSE ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में मिलकर एफिलिएटेड स्कूल से पूछा है कि वो उनसे कहा है कि युवा टूरिज्म क्लब्स को बनाया जाए, जिससे कि यंग एम्बेसडर जो है उनको डेवलप किया जा सके इंडियन टूरिज्म के लिए, और रिच कल्चरल हेरिटेज को बचाया जाए, उसको और प्रमोट किया जाए। सॉफ्ट स्किल्स का डेवलपमेंट भी यहाँ पर किया जाएगा। क्राफ्ट विलेजेस की बात करें तो 8 क्राफ्ट विलेजेस जो हैं इनको लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म के अंडर लिया गया है, जिससे कि क्राफ्ट और टूरिज्म को सिंगल लोकेशन पर प्रमोट किया जा सके। कौन से 8 विलेजेस हैं, तो रघुराजपुर, तिरुपति, बड़ाज, नैनी, अनिगुंडी, महाबलीपुरम, ताजगंज, आमेर जो कि राजस्थान में है। क्राफ्ट विलेज जो है ये हैंडीक्राफ्ट्स को डेवलप करेंगे, जिससे कि सस्टेनेबल और रेम्यूनरेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन बन जाए आर्टिशंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ई कॉमर्स। जी हाँ, ई कॉमर्स क्या होता है, तो ई कॉमर्स क्या है कि आप जो भी गुड्स हैं उनको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन कैसे? ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन जो आप शॉपिंग वॉपिंग करते हैं ये सब ई कॉमर्स में आता है। रेगुलेटरी इकोसिस्टम ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। जो ई कॉमर्स है इसको कौन कौन रेगुलेट करता है, किस तरीके से इसका रेगुलेशन होता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 के अंडर इसको बोला गया है कि ई कॉमर्स फर्म जो है वो डिस्प्ले करेंगी कंट्री ऑफ ओरिजिन, जितना भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन भी लिखा हुआ होना चाहिए। ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI आ सकती है ई कॉमर्स में, ठीक है। ई कॉमर्स मॉडल्स की बात करें तो इन्वेंट्री बेस्ड होता है और दूसरा होता है मार्केट बेस्ड। इन्वेंट्री बेस्ड में क्या है कि जो आपका ई कॉमर्स एक्टिविटी हो रही है जहाँ पर इन्वेंट्री ऑफ गुड्स और सर्विसेज उसी एंटिटी के होते हैं जो ई कॉमर्स फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। जैसे कि ग्रोफर्स, जिसको ब्लिंकिट भी अब बोलने लगे हैं।
मार्केट प्लेस क्या है कि वो फैसिलिटेटर होता है, जैसे अमेजोन है, तो अमेजोन क्या कर रहा है, किसी भी सेलर के प्रोडक्ट को दिखा रहा है और वो सामान बेच दे रहा है बायर को, ठीक है, या फ्लिपकार्ट जैसे हम सामान मंगाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स। अब ये ई कॉमर्स है, इसका भी बहुत हाई लेवल पर यूज़ हो रहा है हमारे इंडिया में, तो इसको कैसे प्रमोट करेंगे और इसको कैसे रेगुलेट करेंगे। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। इन्होंने हाईलाइट किया है कि अभी हमें नया डिजिटल मार्केट एक्ट लाने की ज़रूरत है, जिससे कि इसको हमें रेगुलेट करना पड़ेगा, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक्स आंटी मॉडल को यूज़ करना है, एक्स पोस्ट मॉडल की जगह एक्स आंटी मॉडल को यूज़ करना है। इसमें क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, बिग टेक कंपनी जो है उनका कोड ऑफ कंडक्ट इसी एक्स आंटी मॉडल में लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ स्टोर करना है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेमवर्क आया है कि कैसे हम फेक रिव्यूज़ को हम चेक कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने नया स्टैंडर्ड लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि जो BIS है, BIS ने ये स्टैंडर्ड बनाया है, इन्होंने कहा कि फेक और जो डिसेप्टिव रिव्यूज़ मिल जाते हैं जो आपको ऑनलाइन देखने को, वो रोके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब जैसे कभी हम कोई सपोज़ करो कि हम कोई गोल्ड रिंग है जिसको ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो गोल्ड रिंग है, उसके नीचे देखिए रिव्यू लिखा है कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन हकीकत में जब हम उसको मंगाते हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं होती, मतलब क्या कि जिस पर्सन ने लिखा है रिव्यू वो फेक है। तो जो फेक रिव्यू है वो लिख देते हैं, ये जो कंपनी से फेक रिव्यूज़ भी लिखवा देती हैं अपने सेल को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, जो अब नेक्स्ट टॉपिक है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि अभी क्या हुआ है कि ONDC नेटवर्क रिसेंटली इन्होंने बीटा टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बीटा टेस्टिंग को स्टार्ट कर दिया है कंज्यूमर के साथ में, कहाँ पर, बेंगलुरु में। तो ONDC आखिर है क्या जिसकी ये टेस्टिंग शुरू हो गई है। तो ये एक इनिशिएटिव है DPIIT का, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। सेक्शन 8 के अंडर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कंपनीज एक्ट के अंडर। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रोटीएन ईओग टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसके इनिशियल प्रमोटर्स हैं। इसका एम है कि ओपन नेटवर्क हो जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसके एक्सचेंज के लिए डिजिटल नेटवर्क्स पर, ठीक है। ये क्या है, मार्केट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है, ओपन नेटवर्क है, सेंट्रल इंटरमीडियरी की नीड को ये ख़त्म कर देता है। ये कहता है डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन होना चाहिए और ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन में काम करता है। ये क्या है कि ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, सेंट्रल इंटरमीडियरी नहीं है, ये कोई मीडियम नहीं है बिजनेस को डिजिटलाइज करने के लिए, ठीक है। बस इतना ही आपको देखना है कि ये डायरेक्टली क्या करता है कि कंज्यूमर और बायर सबको जोड़ देता है। इसकी सिग्निफिकेंस की भी बात करें अगर हम, तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज जो हैं उसको ये ख़त्म करता है, कंज्यूमर्स के पास में फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है, जो ऑपरेटर ड्राइवन प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल्स होते हैं उससे दूर रहते हैं, लोकल बिजनेस को फॉर्मल सेक्टर में लेकर आने की कोशिश की जाती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, जॉब होती है, जॉब मिलती हैं। आपको काम ये है, आपका भी काम क्या है कि आपको डिफरेंस बताना है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। फटाफट से जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, प्रीलिम्स आने वाली है, इतना तो पता होगा ही आपको, स्टैटिक पढ़ लिया होगा, जल्दी बताओ। ओके, फिर है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है और बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो चॉइसेस और इंडिपेंडेंसी है कंज्यूमर के, वो बढ़ाने की बात की जाती है, इंक्लूसिविटी देना चाहता है और डेमोक्रेटाइज एंड डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहता है ये ई कॉमर्स का। नेक्स्ट है टेलीकॉम सेक्टर। भाई इतनी देर हो गई है, घूमने घामने भी हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर ली, तो ऐसा करो अब बैठकर हम बातें करेंगे, अपने फ्रेंड्स से बातें करेंगे, चैटिंग करेंगे, ठीक है। देखें ज़रा क्या क्या कौन क्या कर रहा है। तो मतलब क्या कि टेलीकॉम सेक्टर को पढ़ने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो दुनिया भर का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हमारी इंडिया में ही है। 117 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर है, 70 करोड़ लोग जो हैं वो इंटरनेट को यूज़ करते हैं अभी इंडिया में। 8% GDP जो है वो टेलीकॉम सेक्टर से आ रही है और 4 मिलियन तक जो एम्प्लॉयमेंट है ये इसी सेक्टर से मिल रहा है। डेंसिटी की बात करें तो 90% से ज़्यादा डेंसिटी इसकी है। अच्छा जी,
स्ट्रक्चरल देखें तो रेशनलाइजेशन किया गया है एसीआर का, कि नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू जो है वो अब एसीआर में नहीं आएगा। ठीक है, बैंक गारंटीज़ को रेशनलाइज किया है, इंटरेस्ट रेट को रेशनलाइज किया है, पेनाल्टीज़ को हटा दिया गया है, स्पेक्ट्रम का जो टेन्योर था उसको 30 साल तक बढ़ा दिया है। प्रोसीजरल की बात करें तो ऑक्शन कैलेंडर को फिक्स करा है कि कब ऑक्शन होंगे, पहले से ही फिक्स है। ईज ऑफ डूइंग को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पेपर कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म को डिजिटल स्टोरेज ऑफ डेटा से हमने रिप्लेस किया है। लिक्विडिटी की बात करें तो अगर मोरेटेरियम जो है 4 साल तक बढ़ा दिया है कि आप जो है एजीआर को 4 साल तक आप आगे पे कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके डेफरमेंट हुआ है ड्यू पेमेंट का वो अब 4 साल तक और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, पहला देखते हैं। पहला टॉपिक है सब टॉपिक गति शक्ति संचार पोर्टल। ये क्या है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च कर दिया है कि सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ वे अप्रूवल्स मिल सके। ठीक है, अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है कि राइट ऑफ वे एप्लीकेशन प्रोसीजर्स को बहुत सिंप्लीफाई किया गया है कि 5G कैसे रोल आउट होगा। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन फीस को भी रेशनलाइज कर दिया है। टेलीकॉम लाइसेंसेस जो है वो एग्रीमेंट में आ सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स के। ठीक है, उसके बाद में है कि जो आपके राइट ऑफ वे एक लीगल राइट है जिससे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन परमिशन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मिल सकती हैं। इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 लेकर आए गए थे जो रेगुलेट करेगा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए और जो ओवरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए। एक पोर्टल को डेवलप किया है एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कोलैबोरेशन के साथ में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के, जो कि स्मूथ डिप्लॉयमेंट करना चाहता है डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसकी एक रिश्तेदार भी आ गई है। हाँ जी, इसके रिश्तेदार को देखते हैं तो रिश्तेदार है इनकी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। इनका काम क्या है, उनका काम है कि रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में फंड लेकर आएंगे, सिनर्जी को लेकर बनाएंगे अकेडमी, स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री के बीच में टेक्नोलॉजी ओनरशिप को प्रमोट करेंगे और स्टैंडर्ड्स बनाएंगे किस तरीके से आपको R&D करनी है और आपको प्रोटोटाइपिंग करनी है। इकोसिस्टम इसके लिए बनाया जाएगा। दूसरी और कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं, तो अभी डेवलपमेंट हुआ है सॉफ्टवेयर को सर्विस के तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, तो CII और EY जो है उन्होंने रिलीज़ की है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है कि इंडिया द नेक्स्ट ग्लोबल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये वो वाली सास नहीं है, सास वो सीरियल वाली, ये है आपकी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैपिटल। ठीक है, हाईलाइट किया है कि इंडिया की जो सास की इंडस्ट्री है, भाई सास समझ लेना अपनी, वो जो आपकी सास बहू सीरियल वाली सास यहाँ पर नहीं है, जितनी बार भी सास बोला जाए मतलब कि सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंडिया की जो ये इंडस्ट्री है इसकी यूनिक वैल्यू है और इनॉर्मस इम्पैक्ट है जो कि इंडियन सास ने बनाया है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जहाँ पर क्लाउड प्रोवाइडर होस्ट करता है एप्लीकेशंस को। क्लाउड प्रोवाइडर ही एप्लीकेशन को होस्ट करता है जो कि अवेलेबल कराते हैं यूजर्स को इंटरनेट के ऊपर, जैसे कि गूगल वर्क स्पेस है, एडोब क्रिएटिव क्लाउड है, गिटहब है। तो इन सब का हम यूज़ करते हैं अपने स्टोरेज के लिए और बहुत सारे काम करने के लिए। की फीचर्स की बात करें तो यहाँ ये क्या होता है, ये इसको सॉफ्टवेयर वेंडर से रेंट पर लिया जाता है, सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये जो है इसके दो कैटेगरी है क्लाउड कंप्यूटिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है, कंपनी पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज पर ले लेती है, और प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जहाँ पर क्लाउड इन्वायरमेंट जो है वो मिलता है कि ऐप क्रिएट कर सकते हैं और सपोर्ट आपको आगे मिल जाता है। इस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडिया का ये 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, इंडिया जो है उसका सास इकोसिस्टम ग्लोबल लेवल पर 3rd लार्जेस्ट है। पहले पे USA है एंड सेकंड नंबर पर है चाइना। ठीक है, इंडिया अभी चाइना को सरपास करने की कोशिश कर रहा है, इसी राह पर चल रहा है। 2026 तक माना जा रहा है कि चाइना को ही सरपास कर देगा। इंडिया के पास अभी तक 18 सास यूनिकॉर्न्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसके कुछ बेनिफिट्स हैं सास के। क्या बेनिफिट्स हैं, देखो, टाइम इफेक्टिव है, डेटा सेफ्टी रहती है, स्पीड यहाँ पर मिल जाती है, सबको एक्सेसिबल रहता है, सब्सक्राइब कर लो, पैसे दे दो, एक्सेसिबल हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑन डिमांड स्केलेबिलिटीज़ की हमें मिल सकती है। ठीक है, यूज़र डाटा वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं।
इसी के साथ में हमने आज फुल ऑन बिजनेसमैन वाली फीलिंग को फील किया है। हमने जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा, सर्विस के बारे में पढ़ा। मैंने आपसे बोला था कि आज हम इसको ख़त्म कर देंगे, बट आप देख सकते हैं कि 1 आवर 47 मिनट की ये पूरी वीडियो हो चुकी है और अभी बहुत सारा आगे और बचा है। तो अगर अभी और कंटिन्यू किया तो पक्का आप सो जाओगे, और ये मैं नहीं चाहती कि आप पढ़ते पढ़ते इसको सो जाएं, बोर हो जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इज्जत देते हुए हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें बचा हुआ सारा टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में तो आया ही होगा, आज आप बोर नहीं हुएंगे और आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो के लिए आपको वेट ना करना पड़े और सर्च ना करना पड़े। जैसे ही नोटिफिकेशन मिले आप उसको देखकर खुद को और स्मार्ट बना पाएँ।